नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, सुना होगा आपने, और यह बात आज पीएम नरेंद्र मोदी को देखकर कही जा सकती है। आप जानते हैं कि आज मोदी वायनाड पहुंचे, जहां कुछ दिनों पहले जो लैंडस्लाइड हुआ था, भूस्खलन हुआ था और उससे भारी तबाही मची थी, उसी को देखने के लिए आज नरेंद्र मोदी वायनाड पहुंचे हैं। देखिए, आप हेलीकॉप्टर में पहुंचे और ये देख रहे हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं नरेंद्र मोदी इस भारी तबाही का। इस भूस्खलन के कारण, लैंडस्लाइड के कारण भारी तबाही हुई है, उस तबाही का जायजा ले रहे हैं नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी तो यहां पिछले सप्ताह ही पहुंच गए थे, आपको याद होगा, और 2 दिन वहां रहे भी थे और उनके साथ प्रियंका गांधी भी थी। लेकिन मोदी जी न जाने किस बात का इंतजार करते रहे। शायद मणिपुर की तरह वायनाड भी नरेंद्र मोदी के दर्शन नहीं कर पाता, लेकिन आज के हालात मोदी के पक्ष में नहीं हैं और अब मोदी विपक्ष के आगे मजबूर भी हैं। इसीलिए उन्हें वायनाड जाना पड़ा और पीड़ितों के हाल चाल से वाकिफ होना पड़ा। नरेंद्र मोदी के वायनाड जाने की खबर पर राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, कल शाम को जब यह खबर आई कि नरेंद्र मोदी वायनाड जा रहे हैं, तो राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट को जरा स्क्रीन पर ले आइए। बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है और इस ट्वीट में राहुल गांधी लिख रहे हैं कि वायनाड में भयानक त्रासदी का जायजा लेने के लिए, व्यक्तिगत रूप से जाने के लिए मोदी जी आपको धन्यवाद। ये एक अच्छा फैसला है। मुझे विश्वास है कि एक बार जब प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से तबाही को देख लेंगे तो वो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे। यह आपने सुन लिया। 2 बातें यहां बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि आप एक तो गए, इसके लिए बहुत धन्यवाद, और दूसरी बात कि अगर आप यहां गए और आपने वहां की तबाही को देख लिया तो आप इसे राष्ट्रीय आपदा जरूर घोषित कर देंगे। आपको बता दूं कि राहुल गांधी वायनाड आपदा को, वायनाड में जो कुछ हुआ है उसको शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही कह रहे हैं राहुल गांधी कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, उसकी मांग कर रहे हैं। और अब उन्होंने सरकार पर एक बार फिर दबाव बनाया है, नरेंद्र मोदी के जरिए यह दबाव है। मोदी कोई फैसला लें, इससे पहले ही राहुल ने एक लंबी लकीर खींच दी और नरेंद्र मोदी दबाव में आ गए। मोदी की मजबूरी कल कैबिनेट में भी देखने को मिली, लेकिन उससे पहले ये जो वायनाड वाला मामला है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मामले में नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी एक लकीर ये खींचते हुए नजर आते हैं कि अगर वो नहीं जाते तब भी यह होता कि इतनी भयानक त्रासदी हुई, तबाही मची, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं गए, वैसे ही नहीं गए जैसे इन्होंने मणिपुर को इग्नोर कर दिया था। और दूसरा ये कि इसके जाने के बाद अगर इसको देख रहे हैं नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करते हैं तब भी, और कर देते हैं तब भी, दोनों तरफ जीत जो है वो राहुल गांधी की है। लेकिन दूसरी तरफ अब आगे बढ़ते हैं। एक कहानी यहां पर समाप्त नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत कह सकते हैं। दूसरी कहानी की शुरुआत भी कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि मोदी की मजबूरी कल कैबिनेट के एक और फैसले में सामने आई है, जिसमें इस कैबिनेट के फैसले में हुआ क्या है? हुआ यह कि SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर, यानी वहां जो कोटा में जो कोटा की बात है उसकी बात, तो क्रीमी लेयर के प्रावधान वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार ने नामंजूर कर दिया है। यानी कोटा और उसमें कोटा, यानी आरक्षण में आरक्षण, इसको, इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 6-1 से यह फैसला सुनाया था और इस फैसले को अब मोदी सरकार ने नहीं माना है। उस फैसले को मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट में इनकार कर दिया है। उस प्रावधान को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नामंजूर कर दिया गया है कैबिनेट में। इस फैसले को न मानने के पीछे मोदी सरकार बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान का हवाला दे रही है। लेकिन असल बात यह है कि विपक्ष के विरोध के कारण और इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी जो है, लोजपा जैसे साथी दल जो हैं अभी सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में, उसकी नाराजगी के कारण बीजेपी को इससे इनकार करना पड़ा है। इस मसले पर कांग्रेस का क्या रुख है, यह मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से सामने आता है। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को सुन लेते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से कांग्रेस के रुख को आप समझ जाएंगे और कांग्रेस के रुख को समझेंगे तो कांग्रेस के ऊपर जो लोग हमलावर हैं उनके हमला करने के जो तौर तरीके हैं उसको भी आप समझेंगे। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन लीजिए। लेकिन अब SC ST के लोगों को क्रीमी लेयर के नाते उस बात पर उनको निकालना
ये बहुत ही एक SC/ST के ऊपर एक बहुत ही बड़ी कुराड़ी उन्होंने डाली है और ये इरादा कि बीजेपी का आहिस्ता आहिस्ता रिजर्वेशन खत्म करना। एक तरफ से सरकारी नौकरियां जो थी उन नौकरियों को उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को पब्लिक सेक्टर सौंप के खत्म कर रहे हैं। लाखों वैकेंसीज हैं वो भर्ती नहीं कर रहे। और दूसरी मजे की बात यह है कि इतने बैकलॉग वैकेंसीज हैं, उन बैकलॉग वैकेंसीज में शेड्यूल कास्ट के सभी ग्रुप मिलके भी कोशिश करने के बावजूद भी वहां पर भर्ती नहीं हो रही और किसी बड़े हुद्दे पे कोई। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को आप सुन रहे थे। खड़गे ने साफ कहा है कि आरक्षण का आधार किसी समुदाय या व्यक्ति की आर्थिक तरक्की यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था, बल्कि ये समाज में हजारों सालों से फैली अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी या कहें तो छुआछूत को मिटाना और खत्म करना है, और ये समाज से अभी भी खत्म नहीं हुआ है। दरअसल ये 12 मिनट का वीडियो है, उसका एक छोटा सा अंश आपको हम सुना रहे थे, लेकिन उसके अलावा इन्होंने जो बातें कही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और कई उदाहरण यहां पर दिए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और इन्होंने कहा है कि हमारे सामने कई ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, रोज हमारे सामने आते हैं, इसीलिए SC/ST समुदाय में क्रीमी लेयर के बारे में बात करना ही गलत है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार चाहती तो इस मुद्दे को इसी सत्र में संविधान संशोधन लाकर सुलझा सकती थी। नरेंद्र मोदी सरकार 2-3 घंटे के अंदर नई बिल ले आती तो यह भी संभव था। कांग्रेस अध्यक्ष की बात बिल्कुल सही है, इसलिए सही है कि इस मुद्दे पर संविधान संशोधन बिल लाकर मामले को हल किया जा सकता था। अगर मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन का विधेयक ला सकती है तो यहां वो भी ये काम भी कर सकती थी, लेकिन वक्फ बोर्ड मामले में भी मोदी सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि TDP ने अपनी शर्तें सामने रख दी और इसके अलावा विपक्ष का दबाव तो था ही, और अब SC/ST आरक्षण में भी सरकार फंस गई है। आपको बता दूं कि कल यानी शुक्रवार को SC और ST सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के फैसले और SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की। नरेंद्र मोदी से साफ साफ इस बैठक में इन लोगों ने कहा कि ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, ये फैसला कहीं ना कहीं SC/ST के लिए उस आरक्षण के मसले पर यानी कोटा विद इन कोटा जो मामला है ये बहुत खतरनाक है। आने वाले समय में इससे समाज में यहां दूरी बढ़ेगी और इसलिए भी क्योंकि SC/ST को आरक्षण देकर उनके उत्थान की जो हम बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगने की गुंजाइश यहां दिखाई देती है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर, इस बैठक के बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट को जरा स्क्रीन पर अगर ला सकते हैं तो ले आइए। इस ट्वीट में लिख रहे हैं कि आज SC/ST सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, SC/ST समुदायों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराया। इतना लिखने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि BR आंबेडकर के दिए संविधान के अनुसार SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के लिए कोई प्रावधान नहीं है। और अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि SC/ST आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुरूप होना चाहिए। ये बातें सरकार की तरफ से आ रही हैं कि संविधान के अनुरूप होना चाहिए। तो मोदी सरकार जिस तरह बाबा साहब अंबेडकर को याद कर रही है, जिस तरह मोदी पीड़ितों के बीच पहुंच रहे हैं, ये सारे उदाहरण बता रहे हैं। अभी तक तो आप संविधान बदलने की बात करते थे, अब हम बाबा साहब याद आ रहे हैं, पीड़ितों के बीच वायनाड आप पहुंच रहे हैं। ये सारे एग्जाम्पल बता रहे हैं कि विपक्ष की ताकत अब सरकार को समझ आ रही है और वो कोई भी मनमानी करने का दुस्साहस अब नहीं कर पाएगी।
विपक्ष के आगे किस तरह दबाव में आ गए हैं नरेंद्र मोदी, आज इसी की चर्चा करेंगे। ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने इस पूरे प्रस्तावना में मैं रख रहा था। पहला उदाहरण नरेंद्र मोदी का वायनाड जाना, दूसरा उदाहरण नरेंद्र मोदी की सरकार का वक्फ संशोधन बिल को वापस लेना, जेपीसी में भेजना, तीसरा उदाहरण SC ST पर 6-1 से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था आरक्षण पर, उस फैसले को निरस्त करना, एक नया वहां पर फिर से विधेयक लाकर कानून बनाने की बात करना, उस पर रोक लगाना सरकारी तौर पर। यह सब कुछ बताता है कि विपक्ष के आगे बहुत मजबूर हैं नरेंद्र मोदी, विपक्ष के आगे बहुत दबाव में है नरेंद्र मोदी। और यह दबाव कितना आगे चलकर इस देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कर सकता है, यह दबाव आगे चलकर कितना और कमजोर कर सकता है नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार को। आइए इन सब पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं। आप तीनों का स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं पहले डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, वायनाड से शुरू करते हैं। आखिर नरेंद्र मोदी को जाना ही पड़ा, क्या कहेंगे? मेरा जी वायनाड से मैं भी शुरू करना चाहता था। देखिए, वायनाड जो गए हैं मोदी साहब, ये वैसा ही है कि मैं अगर बीमार पड़ जाऊं, लंबे समय अस्पताल में रहूं और आप मुझे देखने तब आते हैं जब मैं डिस्चार्ज हो चुका हूं अस्पताल से। इतना लंबा समय लगा दिया है मोदी जी ने वहां जाने में, जबकि एक संवेदनशील प्रधानमंत्री को तो दूसरे तीसरे दिन ही पहुंच जाना चाहिए था। राहुल गांधी उन्होंने लीड ले ली, पहले चले गए। चलिए मान सकते हैं कि उन्होंने उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। ये भी मान लेते हैं कि उन्होंने पॉलिटिक्स की कि भाई वहां से प्रियंका गांधी जो है वो भी चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? ऐसे किसी भी आपदा में सबसे पहले तो प्रधानमंत्री को ही खड़ा होना चाहिए था। ये वही वायनाड है जहां से राहुल गांधी जीतकर दोनों बार आ गए। इस समय भी उसके बाद उन्होंने वो सीट छोड़ दी। हालांकि राहुल गांधी ने जब वायनाड में जाने के बाद प्रेस वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं और मैं राजनीतिक बातें करना भी नहीं चाहता। 1-2 पत्रकारों ने जब कुछ बात करनी चाहिए इसके ऊपर तो उन्होंने कहा कि उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी राजनीति का समय नहीं है। उसके बाद उन्होंने लोकसभा में इसके बारे में कहा और लोकसभा में उन्होंने कहा था कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए क्योंकि ये बहुत भयावह वहां पर दुर्घटना है और हम देख के आए हैं। आप याद कीजिए कि लोकसभा में ही एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद और संभवतः वो तेजस्वी सूर्या थे, उन्होंने इशारा किया था कि राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं वहां पर। लेकिन राहुल गांधी अपने वक्त पे गए, उन्होंने वहां पे काम किया। बहुत सारी तस्वीरें सामने आई थी कि वो फ्लड एरिया है तो काफी खतरनाक बन चुकी है वो जगह, फिसलन हो रही वहां पे। वहां गए, उन्होंने वहां सारा देखा और करके आ गए। लेकिन अब जो गए हैं, ये वाकई ऐसा लगता है कि शायद उनके पास एक फीडबैक पहुंचा होगा कि वायनाड के लोगों ने शायद मोदी के बारे में सोचा होगा कि क्या केरल में अगर उनकी सरकार नहीं है तो क्या उन्हें नहीं आना चाहिए था, ये बात पहुंची। लेकिन मैं जैसा कि करूं कि काफी विलंब हो गया है, इससे बहुत कुछ मोदी साहब को हासिल नहीं होने वाला है। वो एक बहुत अच्छा मौका था उनके पास ये बताने का कि चाहे किसी की भी सरकार हो किसी भी राज्य में और चाहे हमारे विरोधी दल की ही क्यों न हो, लेकिन देश के लिए मैं सभी राज्यों को एक जैसा मान रहा हूं। और इसी के साथ अब लोगों को याद आने लग गया है। जयराम रमेश ने कहा कि बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन ये बताइए कि मणिपुर कब जा रहे हैं? मतलब मणिपुर जो है वो हमेशा जो है एक तरह से मणिपुर का जो भूत है वो मोदी जी के हवेली में हमेशा हॉन्ट करता रहेगा, घूमता रहेगा, उनको नजर आता रहेगा। मणिपुर अब जैसे जैसे और ज्यादा दिन होते जा रहे हैं तो उसके बाद मणिपुर जाना उनका बहुत ही और मुश्किल होता जाएगा। अब मुश्किल ये हो गई कि राहुल गांधी हर जगह लीड ले लेते हैं, मोदी साहब कहां कहां पीछा करें। राहुल गांधी यहाँ पे आ गए, वो सब्जी मंडी चले जाते हैं, उसके बाद वो बढ़ई से भी मिल लेते हैं, मोची के पास भी चले जाते हैं। एक प्रकार से लोगों में ये मैसेज जा रहा है कि जहां पर कायदे से प्रधानमंत्री को जाना चाहिए वहां पर तो राहुल गांधी पहले जा रहे हैं या विपक्षी दल के लोग जा रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल उनके सामने ये खड़ी हो गई है। अब ये ऐसा मुझे लगता है कि उनमें कोई सलाह देने वाला नहीं रह गया है। पहले हो सकता है कि 1-2 लोग देते थे, जैसे अमित शाह वगैरह शायद अभी भी उनके नजदीक होंगे, लेकिन अमित शाह को भी ये बात कैसे समझ में नहीं आई कि इतनी बड़ी आपदा में प्रधानमंत्री को वहां पर जाना चाहिए था।
लेकिन अब जो मोदी गए हैं तो देखना यह है कि अब इसके बाद वो क्या करते हैं केरल के लिए। कर्नाटक सरकार ने पहले ही शायद 100 मकान बनाने के लिए वहां पर एक प्रस्ताव दे दिया है कि केरल वायनाड में जो नुकसान हुआ है और जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं तो हम 100 मकान बना कर देंगे। असली मामला है कि क्या इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हैं मोदी जी या नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। अगर अब मोदी जी के सामने दिक्कत यह है कि मोदी जी इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करते तो भी उन्हें परेशानी है, और अगर वो घोषित कर देते हैं तो सीधे सीधे क्रेडिट फिर से जाएगा कि ये मामला सबसे पहले उठाने वाले राहुल गांधी थे। तो आपने बात बहुत सही कही कि वो इतनी लंबी लकीरें खींचते जा रहे हैं राहुल के पीछे पीछे मोदी जी को उनके पीछा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। दूसरी बात वक्फ बोर्ड की भी बात है। वक्फ बोर्ड में बहुत बड़ी हम इस चीज को मान के चल रहे हैं कि नई लोकसभा में जो पहली पराजय है वो इसी मामले पर हुई है, और निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड में जो जेपीसी बनानी पड़ गई, आप पिछले कार्यकाल को याद कीजिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए थे और जिसमें बार बार कहा जाता था कि जेपीसी गठित कीजिए, जेपीसी गठित कीजिए। 2-3 मामले थे लेकिन उसमें नहीं किया गया, और इस नई लोकसभा का कार्यकाल जुम्मा अभी 2-3 महीने का ही नहीं हुआ कि पहली जेपीसी जो है वो गठित करनी पड़ गई। इसका मतलब है कि भीतर ही भीतर भारतीय जनता पार्टी सरकार को, मोदी सरकार को कि पता चल रहा है कि सब कुछ उनके अनुकूल नहीं है और अब वैसा नहीं हो सकता कि हम मनमानी करते जाएं। तो निश्चित रूप से वहां से शुरुआत हो चुकी है क्रैक्स आने की, दरारें आने की। और अनुसूचित जाति और जनजाति वाला मामला जो है, तो इसमें संविधान की अगर बात कर रहे हैं तो इससे बड़ी पराजय इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इंडिया गठबंधन ने तो पूरा का पूरा जो चुनाव लड़ा था वो इसी मामले पर लड़ा था, इसी नारे पर लड़ा था कि संविधान को हमें बचाना है। और संविधान को बचाने में अब अगर भारतीय जनता पार्टी को खुद भी कहने लग गई है कि संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में जो प्रावधान हैं वही प्रावधान बने रहेंगे, तो आप ये समझिए कि इंडिया गठबंधन का ये मैसेज चला गया है उन जो सांसद जाके मिले हैं। वरना मुझे ऐसा नहीं लगता पिछले 10-11 सालों में ऐसा मुझे एक भी वाकया याद नहीं आता कि जिसमें किसी एक विषय को लेकर जो है अलग अलग सांसद पहुंचे हो और उन्होंने मांग की हो कि इसको ऐसा का ऐसा ही रहने दिया जाए या इसमें ये तब्दीली की जाए। ऐसी कोई भी मांग करने की हिम्मत अब तक कम से कम सांसद नहीं किया करते थे। ये पहली बार ये भी देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में सांसद पहुंचे हैं उनके पास और वो कह रहे हैं कि जो संविधान के जो प्रावधान है SC/ST को लेकर, आरक्षण को लेकर, उसको ज्यों का त्यों रखा जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लगातार तीनों जो मामले हैं, इन तीनों में मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बिल्कुल बैकफुट पे जाते नजर आ रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन के सामने लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। अब आगे देखिए कुछ और मुद्दे हैं, उस मुद्दों को लेकर और क्या क्या होता है। जैसे एक धनखड़ वाला मामला जो चल रहा है कि जिसमें शायद 86 या 87 सांसदों ने लिख के दिया है कि धनखड़ को हटाया जाए। उस मामले में क्या होता है, कुल जमा दबी हुई है सरकार, ये बात निश्चित रूप से सामने आ गई है। और इस समय न मोदी को सूझ रहा है कि किस प्रकार से इंडिया ने जो बड़ी लकीर खींची है उससे 4 कदम हम और कैसे आगे जा सकते हैं। ये निश्चित रूप से खासी परेशानी जो है वो दिख रही है इनके चेहरे पे। कल एक जो फोटो आया था, अंतिम बात कहूंगा कि बहुत सारे, जिसमें एक फोटो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी बहुत खुशमिजाज नजर आ रहे हैं और जिसमें मोदी जी जो है उनका चेहरे का रंग उड़ा हुआ है और सारा वो वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि 56 इंच का हाल जो है वो क्या हो गया है। वो अकेली तस्वीर है, वो मैंने इतने देर जो कुछ कहा वो बयान करने के लिए वही एक तस्वीर काफी है। जी हाँ, ये वाली तस्वीर तो है। ये जो है जी मोदी जी जिस गंभीर मुद्रा में बैठे हैं तो कोई चिंतन नहीं कर रहे हैं, वो चिंता कर रहे हैं। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, चिंतन और चिंता में बहुत फर्क है दोस्तों। आप जानते हैं चिंतन मनन करना और चिंता करना दोनों में कितना फर्क है। और यहाँ नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों एक ही जगह, एक ही हॉल में एक बैठे हुए और चाय का इंतज़ार करते हुए, ओम बिरला की चाय का इंतज़ार करते हुए। लेकिन यहाँ से तस्वीर कुछ बदलती है। थोड़ी देर बाद नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं कि मैं वायनाड जा रहा हूँ। उसके बाद राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि आप वायनाड जा रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत लंबा इंतज़ार आपने करवाया, लेकिन इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए। नरेंद्र मोदी कैसे मजबूर हैं विपक्ष के आगे, राहुल गांधी के आगे, ये हम देख रहे हैं। इसी बीच एक खबर और आई है, उसके बारे में भी यहाँ जिक्र करना जरूरी है और फिर सीधे आऊँगा प्रशांत टंडन जी के पास। भारत में कुछ बड़ा होने वाला है, या भारत के लिए कुछ बड़ा, समथिंग बिग सून इंडिया, ऐसा लिखा हुआ है, हिंडनबर्ग ने ट्वीट किया है।
और ये हिंडनबर्ग दोस्तों आप जानते होंगे, हिंडनबर्ग रिसर्च है जिसने पिछले साल जनवरी के महीने में 24 जनवरी जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 24 जनवरी 2023 को कुछ ऐसा हुआ कि 86 अरब डॉलर लॉस हो गया गौतम अदानी का, उनकी कंपनी का 86 अरब डॉलर। और जो तीसरे नंबर पे थे दुनिया के, शायद दुनिया के तीसरे नंबर पे नहीं थे शायद, या एशिया के थे, या दुनिया के तीसरे नंबर पे थे, बिल्कुल सही। और वो कहां से कहां पहुंच गए थे। क्या अब फिर से भारत में कुछ और होने जा रहा है? लेकिन इस बार निशाने पर कौन है? गौतम अदानी है या अंबानी है या कोई और है या नरेंद्र मोदी है? कौन है? वो भी बहुत बड़े व्यापारी हैं, तो इसलिए ये नाम ले रहा हूं। तो या मोदी जी के संरक्षण में जो लोग हैं, ये दो तो बहुत जिनके बारे में बोलते हैं राहुल गांधी, तो इसका जिक्र भी करना जरूरी है। और हिंडनबर्ग रिसर्च अब क्या बड़ा लेके आ रहा है, क्या विस्फोट करने जा रहा है, और सोमवार को शेयर बाजार पर उसका क्या असर पड़ेगा, इस सब का इंतजार रहेगा। हम सिर्फ अभी कुछ कयास लगा सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है। और रिपोर्ट कब आती है, कैसे आती है, किसके पक्ष में आती है, किसके खिलाफ आती है, यह सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जब चर्चा कर रहे हैं देश की सियासत, उसमें नरेंद्र मोदी की मजबूरी की और विपक्ष की यहां पर मजबूती की, तो उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं प्रशांत टंडन जी के जरिए। प्रशांत जी, राहुल यहां पर एक तरफ राहुल गांधी वायनाड उसी समय चले जाते हैं, जो भी यहां घटना घटती है उसी समय राहुल गांधी चले जाते हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि परिस्थितियां कैसे नरेंद्र मोदी को मजबूर करती हैं कि वक्फ बोर्ड से लेकर अब वायनाड तक, चाहे SC ST के पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वहां तक, सब जगह मोदी सरकार को झुकना पड़ रहा है, नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? मौसम बदल रहा है क्या? हाँ, इसी का वो है इंडिकेशन कि आप देखिए कि नरेंद्र मोदी का अब तक का जो स्टाइल था, वो मणिपुर नहीं गए, वो तमाम आपदाओं में नहीं गए, वो ट्वीट नहीं करते, वो बयान नहीं देते, वो बर्थडे पार्टीज में या किसी के मेडल आ जाए तो बयान देते हैं। लेकिन जैसे घटना हो गई हाथरस में स्टैम्पीड की, भगदड़ की, उसमें कितने लोगों की जानें गई, मोदी साहब की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तमाम ऐसे मामलों में प्रतिक्रिया नहीं आती है। तो और कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत संवेदनशील प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने अपना परिचय कराया हो। लेकिन अब स्थिति दूसरी है। अब इवेंट मैनेजमेंट से मीडिया, अपना जो गोदी मीडिया है, उसके हेडलाइन मैनेजमेंट से बात बनती नहीं है। और मुझको लगता है कि वो उनको काफी एडवाइस किया गया, दबाव डाला गया कि आपको जाना चाहिए वहां, तब वो वायनाड गए हैं। अब राहुल गांधी का जो बयान आया है, राहुल गांधी ने कहा है कि नेशनल डिजास्टर इसको घोषित करें। वायनाड की जो त्रासदी है वो वाकई बहुत बड़ी है। 400 से ऊपर लोग मरे हैं और एक झटके में मरे हैं जी। तो उस गांव में कोई बचा नहीं है। जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का या जो राहत काम में लगे हुए लोग, उनके बयान जो आते हैं कि कोई बचा नहीं है वहाँ पे। इतनी बड़ी डिजास्टर, तो उसमें नेशनल डिजास्टर के इम्प्लीकेशन क्या है? नेशनल डिजास्टर अगर मोदी साहब घोषित करते हैं तो इनको बड़ा इकोनॉमिक पैकेज केरला सरकार को देना पड़ेगा। और देखिए, राहुल गांधी ने डिमांड की है अगर, तो केरल में कांग्रेस की सरकार नहीं है, वामपंथी मोर्चे की सरकार है, जिनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं ये लोग। लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी ने डिमांड किया कि नेशनल डिजास्टर उसको घोषित किया जाए, राष्ट्रीय आपदा। राष्ट्रीय आपदा में घोषित करने पर जितना भी रिहेबिलिटेशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, पुनर्विकास का काम है, वो सब केंद्र सरकार के हिस्से में चला जाता है। एक बड़ा आर्थिक पैकेज देना पड़ता है। अब देखना होगा कि मोदी साहब उस पर करते हैं कि नहीं करते हैं। दूसरी और चिंता की बात यह है कि ये जो वेस्टर्न घाट है राजीव जी, जहाँ ये घटना हुई है, ये 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का वेस्टर्न घाट है और जिसको बहुत नाजुक बताया जाता है।
इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें महाराष्ट्र भी है, तमिलनाडु भी है, कर्नाटका भी है, गोवा भी है, गुजरात भी है, करोड़ों करोड़ों लोग रहते हैं। इसको अगर, क्योंकि इसमें माधव गाडगिल की रिपोर्ट कई साल से पेंडिंग है, उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, नेशनल डिजास्टर को घोषित करते हैं, तो पूरे वेस्टर्न घाट के लिए आपको विकास की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, कैसा औद्योगिकरण होगा, उसकी नीतियां आपको नए सिरे से बनानी चाहिए जी। लाखों करोड़ों लोगों के जीवन का प्रश्न है। तो केवल हवाई सर्वे से काम नहीं होगा, देखना होगा कि नरेंद्र मोदी इस हवाई सर्वे के बाद आकर क्या करते हैं। राहुल गांधी वहां पहले ही पहुंच जाते, उनका मौसम खराब की वजह से हवाई जहाज लैंड नहीं हो पाया था। अब दूसरी बात, जो मसला आरक्षण का है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है जी। और इसमें सरकार ने एक प्रैक्टिकल फैसला किया है। प्रैक्टिकल मैं कह रहा हूं कि अपना वोट बैंक बचाने का वाला फैसला किया है। लेकिन अब वो फैसला में 2-3 चीजें और जोड़नी चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट से सहमत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने किसी सर्वे के आधार पर नहीं किया है, केवल उन्होंने ओबीसी की जो क्रीमी लेयर है उसका टेम्पलेट लागू कर दिया SC/ST पे। क्या सुप्रीम कोर्ट को मालूम है कोई इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक सर्वे कराया कि किस जाति की प्रॉपर पॉवर्टी लेवल क्या है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पिछले कुछ दशकों में कैसे हुआ है, उनकी सोशल पोजीशन क्या है? क्योंकि आरक्षण जो है वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है, आरक्षण का क्राइटेरिया सामाजिक दुर्भावना है जो हजारों साल, सैकड़ों साल की है। जी। आर्थिक क्राइटेरिया के लिए तो आपके पास मनरेगा है, तमाम सारी चीजें आप कर रहे हो, क्या कहते हैं, 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो, ये सब आर्थिक पैकेजेस हैं। लेकिन ये सोशल जस्टिस का मामला है और इसमें कोई क्रीमी लेयर कैसे करेंगे आप? कोई क्या, जब ये भेदभाव होता है तो कोई क्या TDS सर्टिफिकेट देख के भेदभाव करता है? कोई जब घोड़ी से उतारता है किसी दलित को, कोई दबंग सवर्ण, तो क्या वो देखता है कि इनकी इनकम ग्रुप क्या है? कोई TDS सर्टिफिकेट तो देख के उतारता नहीं है घोड़ी से। तो ये जो सामाजिक स्थिति है उसको आप खानों में कैसे बांट सकते हैं? तो ये अब इसको अगर ठीक करना है आपको, तो पहला काम तो नरेंद्र मोदी सरकार ये करे कि केंद्रीय मंत्रालयों में, राजीव जी, 50% वैकेंसीज खाली हैं जी। 50% पद खाली हैं जिसमें आरक्षण चाहिए। 30 लाख नौकरियां। अब उन 30 लाख नौकरियों को अगर आप भरेंगे रिक्त स्थानों को, तो उसमें आरक्षण अप्लाई होगा। बिल्कुल। किस तरीके से आरक्षण को खत्म करने की साजिश एक बार UGC ने भी की थी, उसको नाकाम किया गया, लेकिन साजिश है, दिमाग में तो घूम रहा है। और ये क्रीमी लेयर का भी फैसला आरक्षण को खत्म करने का एक सिलसिला है। अब इसको सरकार, पहली बात कि उस ऑन गोइंग मुकदमे में सरकार ने क्या किया, बात में आपके सॉलिसिटर जनरल चले जाते हैं, वहां पे तमाम मुकदमों में चले जाते हैं, हाई कोर्ट तक में अपील हो जाते हैं। यहां क्या किया आपने जो आपके खिलाफ फैसला आ गया इतना बड़ा? बिल्कुल। दूसरा चीज कि आप क्या इसको नलीफाई करने के लिए कोई कानून ला रहे हैं? क्योंकि संविधान के तमाम प्रोविजंस के खिलाफ ये फैसला है। और सबसे बड़ी बात कि ये सब चीजों का जो जड़ है इस तरीके के फैसले आने का, वो जड़ है कि आपने कास्ट सेंसस नहीं कराया है। कास्ट सेंसस सिर्फ OBC के लिए नहीं है, SC/ST की सिर्फ गिनती होती है सेंसस में, उनका सोशो इकोनॉमिक सर्वे नहीं होता है जैसा बिहार में सर्वे कराया गया। तो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के साथ होगा,
तब आपको मालूम पड़ेगा कि किसको कौन सी क्रीमी लेयर है, क्या है। बगैर उसके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। तो कानून से आप बदले और तब आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, माना जाए कि कितना आपके अंदर सामाजिक न्याय के प्रति कमिटमेंट है। और पहला काम ये करें, कानून तो जब लाएंगे सब लाएंगे, पहला काम करें कि तुरंत उन वैकेंसीज को एडवर्टाइज करें। जी 30 लाख वैकेंसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो कब भरी जाएंगी, उनमें कब आरक्षण मिलेगा। स्थिति इतनी गंभीर है, जो राहुल गांधी ने तस्वीर दिखाई बजट का हलवा, तस्वीर दिख रही है कि स्थिति क्या है। तो मोदी साहब को इसमें बहुत गंभीरता से काम करना पड़ेगा। राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत गंभीरता के साथ। लेकिन मोदी साहब मजबूर हो गए हैं इस वक्त। नरेंद्र मोदी विपक्ष के आगे लाचार दिखाई दे रहे हैं और अब उन्हें वो सारे काम करने पड़ रहे हैं जो विपक्ष चाहता रहा है, कहता रहा है। पिछले 10 साल से विपक्ष को कहीं उसकी तरफ देखते तक नहीं थे, लेकिन अब खासकर राहुल गांधी के साथ बैठकर चाय तक पीनी पड़ रही है नरेंद्र मोदी जी को। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ में जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रविकांत जी, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी की चर्चा हम कर रहे हैं और पिछले दिनों संसद में जो कुछ हुआ और उसके बाद अब कल से अनिश्चितकाल के लिए संसद की कार्रवाई समाप्त हो गई है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी वायनाड पहुंचते हैं। अभी एक खबर आज दिन में आई, 13 घंटा पहले की खबर है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से भी कुछ आने वाला है। अब क्या आएगा, अदानी फिर से हिलेंगे या अंबानी हिलेंगे, वो देखा जाएगा। लेकिन कुछ तो होगा अगर इन्होंने लिखा है तो। लेकिन उसके अलावा SC/ST रिजर्वेशन पर जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस फैसले को भी पलट दिया गया है। कल रात को आनंद फानंद में कैबिनेट की बैठक बुलाकर और ये फैसला लिया गया। 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस अश्विनी वैष्णव ने किया। ये हम सब ऑलरेडी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट ये है जो दिखाई दे रही है, जरा उसको और आगे बढ़ाइए कि क्या यहाँ मजबूर नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी? क्या विपक्ष के आगे परेशान हो चुके हैं या विपक्ष के आगे अब झुकने वाली नौबत आ गई है नरेंद्र मोदी की? कैसे देखते हैं? देखिए राजीव जी, जिस दिन नतीजा आया था मोदी का वो 56 इंची सीना, उसी दिन वो 36 का हो गया था। 240 पर सिमट गए थे और उसमें भी बाद में एक और जो रिपोर्ट आई है कि 79 सीटों पर जो खेल हुआ चुनाव आयोग की तरफ से, उसकी वजह से उन सभी सीटों पर बीजेपी और उनके सहयोगी दल जो चुनाव जीते हैं उसकी वजह से सरकार है। अदरवाइज नरेंद्र मोदी की विदाई तय थी, जो हम लोग बराबर कह रहे थे। लेकिन सरकार तो बना ली है मोदी जी ने, 2-2 बैसाखियों के सहारे हैं। देखिए, पहले दिन से ही मोदी जी लगातार घिरे हुए हैं और एक एक मिनट उनके लिए काटना मुश्किल हो रहा है। जितना ज्यादा संकट में घिरेंगे मोदी जी, उतना ही नायडू साहब को मजा आएगा, उतना ही नीतीश कुमार को फायदा होगा, कि उतना ही वो ज्यादा बार्गेनिंग कर पाएंगे। तो वो तो चाहते ही हैं कि मोदी जी इधर घिरे रहे और कुछ तो यहां पे हिट विकेट कर रहे हैं उनके ओम बिरला साहब, स्पीकर महोदय, जगदीप धनखड़ साहब, वो भी हिट विकेट करने के चक्कर में लगे हुए हैं। अब वो विपक्ष नहीं है जो पिछले 10 साल से चल रहा था। आश्चर्य इस बात का है कि ऐसे पदों पर बैठे हुए लोग, जिनकी मर्यादा, जिनकी नैतिकता और वो जिस तरह का व्यवहार करते हैं कि आप किसी एक महिला सदस्य को, जो भी बहुत सीनियर है, 5वीं बार चुन करके आई हैं, उन जया बच्चन को आप बुद्धिहीन और न जाने क्या क्या बोलते हैं कि सेलिब्रिटी हैं, तो आप आई डोंट केयर। वो जगदीप धनखड़ फंसे हुए हैं, वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे ये भी है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हुई तो आपने उस संसद की कार्रवाई को ही रोक दिया, निलंबित कर दिया। इससे आप कब तक बचेंगे? मोदी जी डर कर कब तक भागेंगे? अब वायनाड गए, मुझे लगता है कि 10 साल में पहली बार वो किसी आपदा का मुआयना करने के लिए गए और पहुंचे भी कहां? वायनाड।
वायनाड में वो खबर राहुल गांधी को पहले ही मिल गई, अब फंसा दिया है राहुल जी। उन्होंने पूछा कि राष्ट्रीय आपदा आप घोषित करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मोदी जी करें तो करें क्या, बेचारे इस समय आसपास सारा कुछ लीकेज हो रहा है, उनकी सूचनाएं भी लीक हो रही हैं, पार्लियामेंट में पानी लीक हो रहा है और परीक्षा तो लीक हो ही रही है लंबे समय से। ये सरकार पूरी तरीके से लीकेज पर चल रही है। तो मोदी जी की जो इस समय मजबूरी है, वो आपने वो दिखाया चित्र भी कि राहुल गांधी के साथ बैठ करके चाय पीना पड़ रहा है। जिन्हें राहुल गांधी की शक्ल देखना पसंद नहीं था, अभी भी कन्नी काट करके निकल जाते हैं, पार्लियामेंट में सामना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस वक्त मजबूरियां कौन सी हैं कि बैठ करके आप चाय पी रहे हैं, फोटो बाहर लाई जा रही है। तो दरअसल नरेंद्र मोदी अब एक एक मिनट काट रहे हैं और हनीमून पीरियड ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, ये भी सबको पता है। कई बार उनके ही लोग ब्लंडर कर रहे हैं, जैसे चाहे स्पीकर हो या सभापति महोदय हो, वो उसी मोड में है। मोदी जी ने हालांकि बदल लिया है थोड़ा, मोदी जी तो अब वो मोदी सरकार और 56 इंच वाली अब मुहावरे नहीं दोहरा रहे हैं, वो अब एनडीए बोलने लगे हैं, लेकिन उनके लोग शायद अब अभी उस मोड से बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन करेंगे तो आप क्या करेंगे, सवाल तो ये है। आप कब तक नायडू जी को खुश रख पाएंगे, कब तक आप नीतीश कुमार को खुश रखेंगे, तो बाकी और राज्यों का क्या होगा। सारी जगह तो स्थितियां डामाडोल है, करप्शन का लगातार तो पुल गिर रहे हैं, पार्लियामेंट के भीतर पानी भर रहा है। अब वो दौर है जहां हर वीडियो, हर खबर लोगों तक पहुंच रही है, अब आप छिपा नहीं सकते। और जिस गोदी मीडिया के सहारे मोदी जी अपनी रीब्रांडिंग करने में लगे हुए थे, उसको लोग देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। लोग सूचनाएं कहीं और से ग्रहण कर रहे हैं, लोग नैरेटिव कहीं और से ग्रहण कर रहे हैं। तो अब वो भी स्थिति नहीं है, और इसीलिए मोदी जी बीच बीच में अभी भागेंगे विदेश यात्राओं पर जी, कि ताकि कुछ राहत मिले उनको, यहां से बच करके निकल सकें। लेकिन देश के जो सवाल है इस समय, अभी तो किसानों का मुद्दा आना है। SC/ST एक्ट पर जो यू टर्न लिया है मोदी जी ने, मैं समझता हूं कि ये बहुत गहरी चाल है उनकी। और ये जो फैसला आया, हालांकि पहले से सुरक्षित था, लेकिन उस फैसले की स्थितियां क्या है। इस बार संविधान बचाने के मुद्दे पर कम से कम हिंदी पट्टी के कई बड़े राज्यों में दलितों ने एकजुट होकर के वोट किया। पूरा एकजुटता इंडिया अलायंस के साथ थी। तो उसमें विभाजन पैदा करना, यह असली खेल है इसका। और मोदी जी ने जो यू टर्न लिया, वो भी बहुत सोच समझ करके, वो देना तो किसी को नहीं चाहते। मैं तो पहले भी कह रहा हूं कि मोदी जी दरअसल वो जो ढपोर शंख वाली कहानी है कि ददामी ना बदामी चा, मैं सिर्फ बोलता हूं, देता कुछ नहीं हूं। अब प्रशांत जी ने कहा कि 30 लाख नौकरियां हैं, दे दीजिए आप, तब तो रिजर्वेशन पूरा होगा, लेकिन वो देंगे नहीं। इस आधार पर समाज को विभाजित करना, अब वो वर्गीकरण नहीं करेंगे तो वो माना जाएगा कि जो मजबूत जातियां हैं दलितों में, उनकी वजह से नहीं हो पाया। तो जो अति दलित जातियां हैं, वो हमेशा के लिए आमने सामने खड़ी हो जाएगी। असली खेल यहां चल रहा है। मोदी जी की पूरी पॉलिटिक्स डिवाइड एंड रूल वाली है। कहीं कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं है। और अब तो गडकरी साहब का भी निकल के आ रहा है, बड़े बड़े हाईवे गिर जा रहे हैं। तो ये सरकार चल कैसे रही थी, जो कह रहे थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इससे ज्यादा करप्ट सरकार पहले कभी नहीं हुई। ब्लैक मनी का क्या हुआ, वो तो आ रहा था, आपने नोटबंदी करके लोगों की पॉकेट और काट ली। इधर आपने फिर बैंक में लोगों का खाता खुलवाया, वो पैसा गायब हो गया। तो 200 400 रुपया लोगों ने डाला हुआ था, वो करोड़ों हो गया, वो भी गायब हो गया। ये लोगों के घरों में डकैती डाली जा रही है एक तरह से। और आप देख क्या रहे हैं, 5 किलो राशन, और उस पर बन रहा है ये देश विश्व गुरु।
ये जो देश में चल रहा है, ये जो पूरा माहौल जो है वो लोगों के खिलाफ है, गरीब लोगों के खिलाफ है, मिडिल क्लास के खिलाफ। सारा टैक्स मिडिल क्लास पर लाद दिया गया। वो सर्विस टैक्स भी दे, वो अपने इनकम टैक्स भी दे, वो जीएसटी भी दे, बचा क्या उसके पास? यहां उसके पास तो पुरानी पेंशन भी नहीं, वेतन आयोग भी नहीं अब लग रहा है। तो ये जो सबसे ज्यादा भक्त बना हुआ था मिडिल क्लास, उसकी भी भक्ति खत्म हो गई, अब केवल झुंझुना रह गया है। तो मोदी जी ने इस बार कैसे भी करके सरकार तो बनाई है, लेकिन हर घंटे उनको परीक्षा देनी पड़ रही है। और मुश्किल उनकी यह है कि अब नहीं तो कल परसों एक एक दिन उनके लिए काटना मुसीबत बन रहा है। अब आप निलंबित करेंगे संसद को, कब तक करेंगे? लेकिन एक बात जरूर बहुत मुझे लगता है कि गौरतलब ही नहीं, आपत्तिजनक है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे इतने सीनियर लीडर को यह कहा जा रहा हो कि आप अराजकता फैलाना चाहते हैं। जी। ये भी एक अलग तरह का उदाहरण राजीव। तो परिस्थितियां तो ये है, अब मोदी जी कैसे अपने आप को सुरक्षित लेकर के चला पाते हैं सरकार, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल, सरकार कैसे आगे चलती है ये मुश्किल है कहना इस वक्त, लेकिन उससे पहले सरकार अभी जो बजट सेशन खत्म हुआ है उसमें क्या थी, क्या कुछ हुआ और उससे क्या आउटकम है, इसका राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये सारे सवाल हैं। जरा गर्ग साहब आपके पास आना चाहता हूं। इन सवालों के साथ संसद का बजट सत्र, मानसून सेशन या मानसून सत्र समाप्त हो गया कल, अनिश्चितकाल के लिए कहें तो 3 दिन पहले, सोमवार को भी होना था, शुक्रवार को ही खत्म हो गया। और लेकिन ये आखिरी दिन आपने देखा राज्यसभा में जया बच्चन के साथ जो कुछ हुआ, आपने देखा उससे पहले लोकसभा में जितनी सारी चीजें होती रही, और ये तमाम बातें हैं। जरा यहां से सरकार का आउटकम, और इसी बीच हमने ये भी देखा उसी लोकसभा में वक्फ बिल जो आया, संशोधन बिल, उसको जेपीसी में पहली बार 10 साल में, ये घटना भी हमने देखी। और आखिर में कल रात को 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अश्विनी वैष्णव ये बताते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट के SC ST के मसले पर जो उनका फैसला था, 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने जो फैसला दिया था, उस फैसले को हमने निरस्त कर दिया है और आगे वो उसको कानून बनाएंगे। आउटकम जरा आपसे समझना चाहता हूं, कैसे क्या देखा जाए? देखिए, जो दिखता है वो ये है, जो बजट सत्र में जिस तरह से सरकार पूरी तरह बचाव की मुद्रा में थी और घबराई हुई थी, और ये सेशन जो सत्र था 12 तारीख को समाप्त होने वाला था, जो आधिकारिक घोषणा थी, पर आपने देखा कि वो फ्राइडे को ही समाप्त कर दिया गया। एक जो चीज लग रही है वो ये लग रही है कि जो सरकार के लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि विपक्ष के साथ उनका व्यवहार किस तरह का होना चाहिए। क्योंकि कारण ये है कि पिछली लोकसभा में जितना आक्रामक सत्ता पक्ष था, वो सारी की सारी आक्रामकता इस समय इनकी संख्या बल के कारण खराब हो गई है, कमजोर हो गई है। अब ये आक्रामक बने रहना चाहते हैं पर रह नहीं पा रहे। आप देख रहे हैं कि जो धनखड़ साहब हैं, उनका जो पूरा का पूरा मामला है वो ये है कि वो जिस तरह से उन्होंने पिछला सत्र चलाया राज्यसभा का, वो इस बार भी वैसे ही चलाना चाहते थे। अब इस बार पूरी की पूरी राज्यसभा बदली हुई है, मतलब राज्यसभा की संख्या में कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं हुई है, मतलब कोई सिग्निफिकेंट, क्योंकि राज्यसभा का कंपोजिशन एक अलग तरह का होता है। पर टोटलिटी में जो विपक्ष जिस तरह से लोकसभा में हावी हो रहा है और विपक्ष को अब दबा नहीं पा रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन राज्यसभा में भी नजर आ रहा है। जी। देखिए, आप प्रधानमंत्री तो राज्यसभा में भी और लोकसभा में बहुत कम नजर आते हैं, और अमित शाह भी बहुत कम नजर आते हैं। मतलब बहुत, सबसे ज्यादा अगर कोई नजर आता है तो ये राजनाथ सिंह नजर आते हैं कई बार, या
पीयूष गोयल इधर नजर आते हैं राज्यसभा में। सरकार को बचाने का काम जो अभी तक चल रहा था वो लोकसभा में स्पीकर कर रहे थे और राज्यसभा में धनखड़ कर रहे थे। अगर आपने धनखड़ साहब का वो सुना हो जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे पार्लियामेंट जब शुरू हुई, तब जब उन्होंने कहा कि मैं एकलव्य हूँ आरएसएस को लेकर, उन्होंने जो अपने आप को कहा कि वो आरएसएस का सदस्य बनना चाहते थे पर नहीं बन पाए, या उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य कि मैं आपको दूसरा ऐसा सभापति हूं जो आपको सुन रहा हूं, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में भाषण देते हुए सुन रहा हूं। जिस तरह का एटीट्यूड इन लोगों का रहा है, धनखड़ साहब का और स्पीकर महोदय का, वो पिछले सत्र तक तो चल गया पर इस बार विपक्ष चलने नहीं देगा। ये पूरा का पूरा जो आप कॉन्फ्रंटेशन देख रहे हैं, ये सत्ता पक्ष जिस तरह से कमजोर हो गया है, पूरी तरह से कमजोर हो गया है, उसी का रिफ्लेक्शन है। और आप आज अगर ये अश्विनी वैष्णव ने जो कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, उन्होंने क्या कहा, अगर आप उनका पूरा रिपीट करें जो उन्होंने कहा, 4 बार या 3 बार से ज्यादा उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान और उसको लेकर जो वो आस्था प्रकट कर रहे हैं कि मतलब बाबा साहब अंबेडकर का इतना, उसको नाम को इतना प्रोटेक्शन कवर के तौर पे इस्तेमाल करना एक बड़े संकट से बचने के लिए। अब आप बताइए कि जिस संविधान को बदलने के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ना चाहते थे और जिस संविधान को बदलने के मुद्दे पर आप 400 सीटें प्राप्त करना चाहते थे, आज उस संविधान को बाबा साहब के नाम से एक कवच की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए या उसको रोकने के लिए इम्प्लीमेंटेशन। उसका बुनियादी कारण क्या है? उसका बुनियादी कारण सिर्फ एक चीज है कि जो अलाइज हैं, अलाइज में भी जो खास करके बिहार के अलाइज हैं, जो जेडीयू और चिराग पासवान हैं, जिनका बहुत जबरदस्त विरोध है। अगर आपने देखा हो कि बिहार में 2 चीजों को लेकर, एक तो वक्फ को लेकर मुसलमान बहुत एजिटेटेड हैं जी। और अगर आपने देखा हो कि वक्फ के संशोधन विधेयक पर जेडीयू के जो सांसद हैं ललन सिंह, उन्होंने जिस तरह से डिफेंड किया पूरे के पूरे सरकार को, और उसको लेकर जो जेडीयू में विभाजन हुआ बिहार में पूरा का पूरा, वो बहुत अलार्मिंग है। मतलब उस पर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई, पर ये वक्त का मामला अगर जेपीसी को नहीं जाता और सरकार अगर उसको पेश कर देती तो होता ये कि ये सरकार गिर सकती थी, क्योंकि जेडीयू में पूरा विभाजन हो गया था, पहली चीज। दूसरा चीज ये कि वहां के जो मुस्लिम लोग हैं, अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, वो उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़। ये दो चीजें हैं। चिराग पासवान ने ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आया फैसला, उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये इस फैसले से जो SC/ST हैं, SC हैं जो खासकर बिहार में, उनमें आपस में डिवीजन हो जाएगा। मतलब वो उसमें सब कास्ट जो है एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी, जिनको आप शामिल करेंगे या नहीं करेंगे वो एक दूसरे के खिलाफ। तो उन्होंने इसको ये बनाया मुद्दा कि ये इसके कारण शेड्यूल कास्ट में या पिछड़े वर्ग में विभाजन हो जाएगा और सारे के सारे लोग चिराग पासवान की पार्टी के खिलाफ हो जाते और जेडीयू के खिलाफ हो जाते। तो ये जो चल रहा है कि सरकार चीजों को, एक तो 2 चीजें, एक तो जिस तरह से बैसाखियों पर खड़ी हुई है, समर्थन पर खड़ी हुई है, वो बड़ा मुद्दा है, और दूसरा ये उसकी बातें मानना जरूरी हो गया, और दूसरा ये बिहार में चुनाव है। तीसरा ये कि ये जो पूरे एपिसोड्स हुए हैं अभी, मतलब खासकर बांग्लादेश का जो एपिसोड हुआ, ये विनेश फोगाट का जो एपिसोड हुआ, इसने पूरे के पूरे सरकार के मनोबल को तोड़ दिया है। और मैं ये मानता हूं आज रात को 9 साढ़े 9 बजे विनेश फोगाट का फैसला आने वाला है जी, जो
पेरिस से। आपकी ये डिबेट तब तक खत्म हो चुकेगी, तब तक अगर विनेश फोगाट का जो सिल्वर है वो शेयर नहीं होता है और जो आर्बिट्रेशन, जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स है, वो अगर विनेश के पक्ष में फैसला नहीं देता है, बहुत करके तो दे देगा क्योंकि उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ओलंपिक्स के आगे वाले खेलों के लिए भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं और हमारे यहाँ भी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस है। तो सालवे साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे, पूरे सुनवाई पूरी हो चुकी है। तो ये जो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इस समय सरकार जिस तरह के संकट में फंसी हुई है वो उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज पर नजर आ रहा है। कोई एक मुद्दा नहीं है जिसको हम कहें कि सरकार बचाव की मुद्रा में है। और ये प्रधानमंत्री का वायनाड जाना भी उसी क्रम का एक हिस्सा है कि वो थोड़ा सा, आपने देखा कि राहुल गांधी ने किस तरह से ट्वीट करके थैंक यू मोदी जी, you took a good decision, it is a good decision। ये पूरा दिखाता है कि मोदी जी या प्रधानमंत्री या उनके जो तमाम लोग हैं, जिस इस समय, और आप मान लीजिए कि वो हो सकता है कि जिस अभी जो मिले हैं वो घायलों से और जिन लोगों से मिले, उसके बाद वो हो सकता है नेशनल डिजास्टर उसको घोषित कर दें। मतलब ये मान के वो एक नेशनल डिजास्टर घोषित करने के लिए एक एक्सक्यूज के लिए वहां गए हैं, जहां वायनाड में, कि वो घोषित करना जरूरी है। क्योंकि केरल को अगर आप जानते हो राजीव जी, तो जिस तरह से केरल के लोगों ने फ्लड्स का वहां मुकाबला किया, कोविड का मुकाबला किया जी। केरल के लोग जो विदेशों में हैं, जितना पैसा भेजते हैं वहां से, वो मोहताज नहीं है किसी चीज के। पर ये एक अपॉर्चुनिटी है मोदी जी के सामने कि वो अपोजिशन को कैसे विन ओवर कर लें, अपोजिशन का जो कॉन्फ्रंटेशन है उसको कैसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर दें जी। तो मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें जो इस समय चल रही हैं वो ये जो दिखाती हैं वो ये दिखाती हैं कि सरकार इस समय घबराई हुई है और वो घबराहट आपको आने वाले दिनों में और ज्यादा प्रमुखता से नजर आएगी। बांग्लादेश का मामला बहुत हार्ड होता जा रहा है और उसमें विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका रहने वाली, विपक्ष की भूमिका की आपने देखा ना 1971 में मिसेस गांधी ने जब एक्शन लिया बांग्लादेश में, तो विपक्ष ने पूरा समर्थन किया था मिसेस गांधी को जी। वाजपेयी जी उनके साथ खड़े हुए थे। आज मोदी जी अपेक्षा करेंगे कि राहुल गांधी उनके साथ खड़े हों, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में घटनाएं हो रही है अल्पसंख्यकों के साथ, और बहुत अलार्मिंग है पूरा का पूरा मामला। और वो जो मांग कर रहे हैं कि शेख हसीना को हैंड ओवर कीजिए और थ्रेटन कर रहे हैं, बहुत देश में, मोदी जी के सामने नहीं कह रहा हूं, मतलब देश के सामने इस समय बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। मोदी जी तो खैर ठीक हैं उसमें, क्योंकि बहुत सारा ये शेख हसीना का मामला जो है ये इंडिया के द्वारा क्रिएट किया हुआ भी है, क्योंकि इसमें हमारी भी बहुत सारी भूमिका है। पर इस समय जो नेशनल मामला बन रहा है उसमें पूरे विपक्ष की भूमिका, और उसमें मोदी जी को राहुल गांधी की और विपक्ष की बहुत जरूरत पड़ने वाली है जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत कुछ अभी होना बाकी है। और इसमें खासकर बांग्लादेश से जो खबरें भारत के लिए आ रही हैं वो खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं, और इसलिए भी एक चुनौती है नरेंद्र मोदी की सरकार के आगे, नरेंद्र मोदी जी के आगे। और जब विदेश का मामला है तो देश में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब एकजुट हो जाते हैं। अभी इसी मसले पर आप लोगों ने देखा होगा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, लेकिन उस बैठक से नरेंद्र मोदी जी नाराज थे। आखिर ऐसा क्यों था ये मोदी जी बताएंगे, लेकिन ऐसे मसले पर नरेंद्र मोदी जी को भी होना चाहिए था। गर्ग साहब अभी बता रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अमूमन सदन से भी नरेंद्र मोदी और उनके साथ साथ देश के गृह मंत्री भी नाराज नजर आए। आप देख लीजिए, याद कीजिए कितने दिन सदन में बैठे मौजूद रहे नरेंद्र मोदी। इनफैक्ट जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे उस दिन भी नहीं थे, अभी इसी बजट सत्र में।
और जिस दिन निर्मला सीतारमण ने बजट पर अपनी बात रखी है उस दिन भी नहीं थे। वो गृह मंत्री तो थे लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं थे। तो यह सदन चल रहा था, लेकिन एक अच्छी बात कि आखिरी दिन चाय पर जब बुलाया ओम बिरला ने तो नरेंद्र मोदी भी थे और राहुल गांधी भी थे और एक मुस्कुरा रहे थे, जिसकी तस्वीर अभी बता रहे थे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कि एक तरफ नरेंद्र मोदी थोड़ा मुस्कुराते हुए और माफी चाहूंगा राहुल गांधी मुस्कुराते हुए, नरेंद्र मोदी चिंता में लिप्त नजर आ रहे थे, व्याप्त नजर आ रहे थे। चलिए खैर, उस पर खूब चर्चा हो गई। आगे बढ़ें, थोड़ा इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, यहां बहुत सारी चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आपसे भी समझना चाहता हूं। लगातार रोज आप ब्रेकिंग खबरें और सब देखते रहते हैं, देते रहते हैं, और उसमें एक चुनौती विनेश फोगाट वाली भी है, जिसका जिक्र अभी छेड़ा है श्रवणगढ़ साहब ने। और विनेश फोगाट को लेकर भी सरकार कहीं ना कहीं, देखिए, दो खेमे में ये देश बंट चुका है। उस पर भी एक खेमा खुशियां मनाने लगा, एक खेमा जो है विनेश फोगाट के नाम पर अलग अलग सोशल मीडिया पर जो मैसेज कर रहा था उसमें उनकी खुशियां झलक रही थी। लेकिन जब राष्ट्रवाद की बात आप करते हैं, आप देशभक्ति की बात करते हैं, तो वहां आप पार्टी लाइन से ऊपर उठते हैं और आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी झोली में भी सिल्वर या गोल्ड आए। और यहां से एक जिसका जिक्र हम लोग पहले करते रहे, आज फिर से उस बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि अभी से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि फैसला आए। तो ये जो अलग अलग लिस्ट जो बढ़ती जा रही है, विनेश फोगाट हो, चाहे वो फिर से आ जाऊं तो वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे वो मामला SC ST एक्ट वाला आरक्षण वाला हो, चाहे वो मामला वायनाड का हो, वो मामला मणिपुर का भी है, इस पर भी चर्चा होती रही है। ये सारे मामले, लिस्ट फहरिस्त लंबी, नरेंद्र मोदी उसमें क्या छोटे बौने नजर आने लगे हैं? जी, नरेंद्र मोदी काफी बौने नजर आने लगे हैं और नरेंद्र मोदी काफी तनाव में भी अब नजर आने लगे हैं। और जो चित्र दिखाया हम लोगों ने, दीपक जी ने इसकी चर्चा की, राजीव जी, उसमें साफ देखा जा सकता है, जो लोग बॉडी लैंग्वेज पढ़ने के एक्सपर्ट हैं, और शायद जया बच्चन अगर पढ़ती उसको तो और बेहतर तरीके से पढ़ पाती, कि मोदी जी के मन के अंदर चल क्या रहा है, जो मन की बात मोदी जी की उस बैठक में बाहर निकलकर नहीं आ पा रही। अब देखना यह कि मोदी जी जब रेडियो पर आकर मन की बात करेंगे तो उस बैठक में जो कुछ हुआ वो उस समय उनके मन में क्या चल रहा था वो बताते हैं कि नहीं बताते हैं, ये देखना होगा। लेकिन मोदी जी के मन के अंदर, राजीव जी, बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ चल रहा है। आज भी हेलीकॉप्टर से जब वो हवाई सर्वे कर रहे थे और पी विजयन सामने बैठे हुए थे, हवाई सर्वे कर रहे हैं और हवाई जहाज से देखने गए हैं, तो भाई हवाई जहाज से ही बाहर झांक के देख लेते उससे खिड़की में से कि क्या तबाही हुई है। उसे टैबलेट पे क्या देख रहे हैं आप? वो टैबलेट पे तो आप 7 लोक कल्याण मार्ग पे बैठकर भी टैबलेट पे आप देख सकते थे क्या तबाही हुई है। अगर आप हेलीकॉप्टर से ही तबाही देखने गए हैं तो तबाही आप वही हेलीकॉप्टर से देखते हुए, तो जो कि आप जिसके लिए आपने किया था वो सर्वे। तो ये जो टैबलेट में देखा जा रहा है, ये राजीव जी साफ बता रहा है कि नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा तनाव में है। और नरेंद्र मोदी अब ये शायद समझ चुके हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी उनकी हिली हुई है, तो उनके दिमाग और मन मस्तिष्क में मुझे लगता है हर समय यही चलता रहता है कि ये कुर्सी कब टूट जाएगी या मुझे किस तरीके से कुर्सी संभाल के रखनी है। इसी उधेड़ उनमें नरेंद्र मोदी हर समय लगे रहते हैं। तो जो भी कुछ अब देखने को मिल रहा है राजीव जी, नरेंद्र मोदी की बेचैनियां, नरेंद्र मोदी की चिंताएं और नरेंद्र मोदी के सामने जो चुनौतियां हैं, वो सारी नरेंद्र मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं है, केवल एक ही चुनौती, ये कुर्सी किस तरीके से बरकरार रहे, 2029 तक कैसे इसको संभाल कर रखा जाए। तो नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी चिंता राजीव जी यही है। अब ये कुर्सी जो हिलना शुरू होती है तो उस कुर्सी में तमाम चीजें फिर पच्चा लगना शुरू हो जाते हैं। अब विनेश फोगाट का मामला जब आया राजीव जी, और पहले तो नरेंद्र मोदी के मुखार बिंद से कुछ निकला ही नहीं था जब जीता मेडल विनेश फोगाट ने, और लेकिन जैसे ही विनेश फोगाट की खबर आई कि उनको बाहर कर दिया गया है, अयोग्य घोषित हो गई है, तुरंत नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया था। तो लोगों ने उस समय सवाल उठाया कि जब जीत रही थी विनेश फोगाट तब तो आपके मुखारबिंद से कुछ नहीं निकल रहा था। तो समझा यह गया कि भाई नरेंद्र मोदी के लिए अच्छा हुआ कि विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हो गई, क्योंकि अगर कोई मेडल लेकर के आती है, गोल्ड मेडल जो लेकर के आने की संभावना थी वो लेकर आती, तो नरेंद्र मोदी को उसी तरीके से भी बात करनी पड़ती जैसे और लोगों से बातचीत की थी जो लेकर आए थे मेडल। तो किस मुंह से विनेश फोगाट से नरेंद्र मोदी बात करते? तो नरेंद्र मोदी की खुशी शायद इसी बात की रही होगी कि उन्हें जो है वो विनेश फोगाट से बात करना अब जरूरी नहीं रहा।
तो नरेंद्र मोदी की जो खुशी निकली उस ट्वीट में राजीव जी, तो वो इसी बात की खुशी हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि षड्यंत्र जो कुछ हुए उसमें नरेंद्र मोदी का हाथ था या किसका हाथ था, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो खुशी निकल करके दिखाई पड़ी उस ट्वीट में वो यही थी कि अब दिनेश फोगाट को फोन नहीं करना पड़ेगा, निश्चित तौर पे ये लोगों ने समझा अच्छे तरीके से। अब जो और ज्यादा चुनौतियां आ रही है, वक्फ बोर्ड वाला जैसा मसला सामने आया, देखिए हम लोगों ने उसमें 5 अगस्त को भी चर्चा की थी, जब पहले था ये 5 अगस्त को ही आना है, ब्रेकिंग न्यूज हम लेकर के आए थे। उस समय मैंने कहा था कि ये नरेंद्र मोदी अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये बिल पास नहीं होगा और उनके अंदर से ही विरोध उठेंगे, खासतौर से उनके सहयोगियों की तरफ से। लेकिन उन्हें ये बिल पेश इसलिए करना है कि जो उनका मतदाता है उसको वो संतुष्ट कर सके कि ये 5 अगस्त को जो नरेंद्र मोदी पहले करते रहे हैं वो इस 5 अगस्त को भी करने का उन्होंने जज्बा दिखाया है, ये बताने के लिए था वो बिल लेकर के आया जाना था। अब वो उसको लेकर के आए, मालूम था कि इस तरह की चीजें होंगी। लेकिन जब विपक्ष ने इस पर मजबूती के साथ टांग अड़ा दी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जो तेलुगु देशम और जेडीयू खास से इनके सामने जब संकट खड़ा हो गया कि ये बनाए हुए जो मंत्री है नीतीश कुमार के, वो तो ताल ठोक रहे सदन में खड़े होकर, और चुनाव लड़ना है नीतीश कुमार को बिहार में जाकर, ललन सिंह को तो लड़ना नहीं है। ललन सिंह तो बन गए मंत्री, केसी त्यागी अभी तड़प रहे हैं कि हम मंत्री नहीं बन पाए और ललन सिंह मंत्री बन गए, तो ये उनका अंदरूनी मसला है। तो ये जो जेडीयू के अंदर सब चीजें शुरू हो गई और टीजेपी जिस तरीके से आ गई सामने, तो ये फिर मोदी जी को बैकफुट पे जाना पड़ा। तो 10 सालों में पहली बार हुआ कि मोदी जी को सदन के अंदर जो था वो इस तरीके से बेइज्जत होना पड़ा। तो ये अब चीजें बदलती हुई दिखाई पड़ रही है और इस घटनाक्रम से ये साबित हुआ कि नरेंद्र मोदी जो अभी तक बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये वही एनडीए सरकार है या वही मोदी सरकार है जो 303 वाली थी, ये समझ में आ गया कि ये सरकार 240 वाली है और नरेंद्र मोदी की सरकार अल्पमत की सरकार है। ये चीजें सामने आ गई। इसी तरीके से ये जो आया सुप्रीम कोर्ट का मसला राजीव जी, मुझे लगता है कि यहाँ अदालतों की भूमिका पर काफी विचार करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि 3 बड़ी घटनाओं पे हम लोग को इस पर विचार करना चाहिए। मणिपुर की भी जो घटना है राजीव जी, मणिपुर जो सुलग रहा है उसके पीछे भी हाईकोर्ट का एक आदेश है, शुरुआत वहीं से हुई। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का, उसके बाद खड़ा हुआ। और ये अब ये भी कह सकते हैं कि ये अदालतों के जरिए बहुत सी चीजें लागू करवाई जाने की कोशिश हो रही है। पड़ोस में हमारा जो बांग्लादेश है, वहां भी अदालत के जरिए ही जो कुछ हुआ, उसके बाद फिर शेख हसीना को छोड़नी पड़ी सत्ता और उनको भारत में आकर शरण मांगनी पड़ी और यहाँ वो आई। अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से, हालांकि 7 जजों की खंडपीठ ने बहुमत से फैसला सुनाया, लेकिन क्या 7 जजों की खंडपीठ हो या 34 जजों की खंडपीठ हो, वो संविधान से अलग जाकर के भी कोई फैसला सुना सकती है? ये एक बहस का मसला विदेश के अंदर हो सकता है इस आदेश के जरिए। और क्या कि इसी आदेश के जरिए क्या भारत में बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां कुछ पैदा हो सकती थी? क्या इस तरीके की कोई संभावना जो थी, आशंका, वो तलाशी गई क्या कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश कुछ इस तरीके का परिस्थितियां भी पैदा कर सकता है? बहुत सी सारी चीजें हो सकती हैं और नरेंद्र मोदी जी को और उनकी सरकार को ये समझ में आ गया हो कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए अब गले की हड्डी बन सकता है और ये मुसीबत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के जरिए जो आएगी वो नरेंद्र मोदी की सरकार पे आएगी। तो इसलिए फिर तुरंत फुरत जो है इस पर फैसला लिया गया और सुबह तक तो कोई इस तरह की चर्चा नहीं थी, एक शब्द भी कोई मंत्री या भारतीय जनता पार्टी का नेता या कोई प्रवक्ता इस आदेश पे कुछ बोल भी नहीं रहा था। जब सांसदों से मुलाकात होती है, SC ST सांसदों से, बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उसके बाद फिर रात में आकर के अश्विनी वैष्णव जब कैबिनेट की जानकारी देते हैं बैठक की, तब फिर वो लंबा चौड़ा भाषण जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पे आकर के टिक जाता है उनका। तो यानी ये बात तो समझ में आ गई मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के साथ छेड़छाड़ चाहे वो अदालतें करें और चाहे कोई राजनीतिक दल करे, जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और सरकारों को उससे पीछे हटना पड़ेगा। ये अब संभव नहीं है कि संविधान के साथ आप किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ कर सके। तो इसलिए फिर मोदी जी को जो था वो मजबूर होकर के इसको वापस लेना पड़ा। तो बहुत सारे मुद्दे हैं राजीव जी और मोदी जी का कद जो है वो लगातार छोटा होता चला जा रहा है। मोदी जी जब आईने के सामने अब खड़े होते होंगे तो पहले जो आईना उनको वो बड़ा दिखाता था और जिस तरीके से फोटोग्राफी होती थी कि मोदी जी खड़े हुए हैं और जो सबसे बड़ी प्रतिमा जो है वो उनकी सरदार पटेल की, वो भी मोदी जी से छोटी दिखाई पड़ रही है और मोदी जी का हाथ जो है उससे बड़ा दिखाई पड़ रहा है। तो अब ये समझ में आने लगा है कि वो आईना जो है वो अब उल्टी जो है वो दिखाने लगा है तस्वीरें और मोदी जी अब उसमें बौने नजर आने लगे हैं। ये शायद एहसास अब मोदी जी को शुरू हो गया राजीव जी।
जी, बहुत सारी बातें हैं मोदी जी के बारे में, लेकिन जब बांग्लादेश की बात आप कर रहे थे, उसका जिक्र जब आता है तो बांग्लादेश की तरह भारत के हालात हो ना हो, लेकिन भारत चाहे तो बांग्लादेश की हालत और वहाँ पर जो लोकतंत्र है उसको मजबूत तो ज़रूर कर सकता है। इसमें भारत को पहल करनी चाहिए। आज बांग्लादेश से खबर यह है कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जितने भी चीफ जस्टिस और उनके साथ साथ जो जस्टिस हैं, जजेज हैं, उन सबको इस्तीफा देना पड़ा है और ये एक दुखद पहलू है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकतंत्र में अब एक दबाव वहां बांग्लादेश में जिस दबाव के साथ काम हो रहा है वो इस बांग्लादेश को किस दिशा में ले जा रहा है उसकी तस्वीर दिखाई दे रही है। भारत से भी मांग की जा रही है, जो बताया गया अभी श्रवण गर्ग साहब ने बताया, मांग की जा रही है कि आप शेख हसीना को वापस कीजिए, हमारे देश में भेजिए। ये भी दुखद है। इस बीच खबर और भी आ रही है, राहुल गांधी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी ने इंग्लैंड जब वो गए हुए थे लंदन में मुलाकात की थी बांग्लादेश के कुछ लोगों से। तो ये क्या क्या खबरें कैसे प्लांट, कुछ खबरें प्लांट हो रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं शेडो ही सही, लेकिन भारत जो है वो बांग्लादेश में सुर्खियों में है और भारत को बांग्लादेश के लोग दोस्त नहीं बल्कि अभी आज की तारीख में दुश्मन की तरह देख रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आने वाले समय में पेश होगी। जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, बांग्लादेश का जिक्र हम कर रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी मोदी जी की चुनौतियां और उसमें विपक्ष, उसमें पड़ोस, सब कुछ है। प्लीज अपनी बात। देखिए, बांग्लादेश में अब स्ट्रीट लॉ जो है, सड़क का कानून लागू है और वहाँ पे अल्पसंख्यक जो है उनकी सुरक्षा वाकई अब चिंताजनक है। कुछ तस्वीरें ज़रूर आई कि मंदिरों के सामने कुछ लोग पहरा दे रहे हैं, वो तस्वीरें केवल दिखावटी थी और वहाँ पे स्ट्रीट लॉ है पूरी तरीके से। और जो लोगों की जो पीछे से, पर्दे के पीछे ताकतें हैं जो इस अनरेस्ट को वहाँ पे हवा दे रही हैं, उनका बड़ा सीधा सा वो है कि वहाँ के अल्पसंख्यकों ने शेख हसीना के पक्ष में वोट दिया था तो उनसे बदला ले रहे हैं। और ये सीधी सी बात है, इसमें भारत बहुत लंबे समय तक इग्नोर नहीं कर सकता है। और इनको जो श्रवण गर्ग जी ने कहा कि इंदिरा गांधी जैसा स्टैंड लेने पर मजबूर होना पड़ सकता है, क्योंकि जो बांग्लादेश में हो रहा है, मैं पहले भी यहाँ पे कह चुका हूँ राजीव जी कि वो पूरा का पूरा पाकिस्तान का हस्तक्षेप है। और वो पाकिस्तान का हस्तक्षेप अगर वहाँ कामयाब हो गया तो भारत के लिए ईस्टर्न बॉर्डर पे एक नई मुश्किल पैदा होगी। पहले ही अलर्ट होना चाहिए था। बड़े बड़े दावे होते हैं अजीत डोभाल के बारे में, लेकिन वहाँ बांग्लादेश में ये सब होता रहा और यहाँ पे लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। पूरा का पूरा सोशल मीडिया वहाँ का विदेशों से ऑपरेट हुआ और आपको खबर नहीं थी क्या, या खबर थी तो आप इंतज़ार कर रहे थे कि हो जाए तो उसका राजनीतिक लाभ यहाँ भारत में लिया जाए। ये तमाम सवाल है। लेकिन ये कि जो इंदिरा गांधी ने कर दिया था बांग्लादेश में, बांग्लादेश बनवा दिया था, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था वो जी, वैसी हिम्मत ये नरेंद्र मोदी जुटा पाएंगे, ये सवाल है। दूसरा कि देखिए, जो आरक्षण का मामला है और वक्फ बोर्ड का मामला है, वक्फ बिल का मामला है, जो जेडीयू की तरफ से मोदी सरकार में मछली पालन मंत्री हैं ललन सिंह, उन्होंने बिल के पक्ष में अपनी बात रख दी और इसका बड़ा असर बिहार में जाएगा। ऑलरेडी चला गया है। गर्ग साहब ने बताया कि वहाँ हल्ला मचा हुआ है अंदर, काफ़ी जेडीयू के अंदर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत नाराज है ललन सिंह से। आप नाराज हैं तो आप अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और उनको विड्रॉ करवाइए, मंत्रिमंडल से विड्रॉ कराइए। अगर
ललन सिंह को नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से विड्रॉ नहीं करते हैं तो अगले साल होने वाले चुनाव में विधानसभा के इसका बुरा असर होगा और नीतीश कुमार का एक बड़ा जनाधार खिसक जाएगा। और हो सकता है कि नीतीश कुमार को उस दबाव में बड़ा फैसला लेना पड़े, क्योंकि अगर नीतीश कुमार ललन सिंह को विड्रॉ नहीं करते, नीतीश कुमार समर्थन जारी रखते हैं, तो नीतीश कुमार के लिए विधानसभा का इलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी के लिए वो लायबिलिटी बनेंगे, बीजेपी उनके लिए लायबिलिटी बनेगी जी। और वहां पे महागठबंधन को इसका एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि कितनी बड़ी संख्या में वहां पे जो दलित है, बड़ी संख्या में वहां मुस्लिम है, और इन दोनों का असर जो है वो होगा। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत कुछ असर आने वाले समय में आप देख सकते हैं। ये ना हो, इसके लिए चुनौतियां हैं नरेंद्र मोदी के पास, और उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं ये देखना होगा। जल्दी से आना चाहता हूं प्रोफेसर रवि कांत जी, आपसे भी जरा समझो, भारत से लेकर विदेश तक, पड़ोस तक, और पड़ोस में जो परिस्थितियां हैं वो हम आप देख रहे हैं। भारत में थोड़ा सा आप अपने पहले वक्तव्य में आपने बहुत सारी बातें कही, जरा यहाँ पर राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं, और क्या ये दबाव भी है नरेंद्र मोदी के ऊपर? क्योंकि मैं स्पेशली राहुल गांधी को यहाँ इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूं, क्योंकि इनकी जगह पे कोई और होता तो शायद इतना दबाव नहीं होता जितना दबाव राहुल गांधी के बनने से है। देखिए राजीव जी, जिन राहुल गांधी को पिछले 10 साल में लगातार ट्रोलिंग की गई, उनके इमेज को तार तार किया गया, और ये पूरे योजनाबद्ध तरीके से करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके, और वो राहुल गांधी पोस्ट पोल सर्वे में हिंदुत्व के गढ़ उत्तर प्रदेश में अगर प्रधानमंत्री पद की सबसे बड़ी पसंद हो जाए तो जरा मोदी जी से पूछे कैसा लगा होगा। तो साइकोलॉजिकल है ना वो मोदी जी, जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कह रहे हैं कि अब तो उनको सीधा ऊपर से निर्देश मिलता है, जिनके लिए राहुल गांधी हमेशा मजाक का पात्र रहे। आप बनाते रहिए मजाक, आपको जो कहना है कहते रहिए, लेकिन लोग इस देश के नेताओं को अपना हीरो मानेंगे कि अपना साधारण नेता मानेंगे, ये तो लोग तय करते हैं। एक दौर था जब मोदी जी की तू बोल रही थी, लोगों को लग रहा था कि 15 लाख पॉकेट में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलने वाली थी, महिलाओं का अपमान खत्म हो जाएगा, किसानों की आमदनी 2 गुनी हो जाएगी। मतलब मैं लंबी फेरिस्त है वो, लेकिन हुआ क्या? महिलाओं का सम्मान तो दिखा मणिपुर में जो हो रहा था, और मोदी जी ने मां नहीं बोला, बोला 6 महीने बाद, गए तो आज तक नहीं। और इनकी ही सरकार में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा था जी। तो महिलाओं के प्रति आपका क्या सम्मान है, क्या संवेदना है, ये भी पूरा देश देख रहा है, और देश ही नहीं देख रहा है, दुनिया भर देख रही। पत्रकारों के साथ, मीडिया के साथ आपका क्या है? वो तो पूरा भक्त बना हुआ है, वहां चल ही रहा है रात दिन, लेकिन उन लोगों की भी कोई इज्जत नहीं है। उनमें से भी अगर किसी ने कोई आलोचना कर दी, और हो क्या रहा था, मोदी जी का गोद लिया हुआ गांव जिसमें मुसहर बिरादरी के एक परिवार अगर वो घास खाने के लिए मजबूर हो और ये खबर कोई पत्रकार छाप दे तो उस पर एफआईआर हो जाएगी, उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो आपने मीडिया को भी बिल्कुल रसातल में पहुंचा दिया। और वही राहुल गांधी जिनको आपने कहां पहुंचा दिया था, और वो आज मीडिया के उन लोगों से मिलते हैं जिन्हें पिंजरे में आप कैद कर रहे थे। जो मीडिया रात दिन राहुल गांधी को कोसता था, वही उम्मीद लगा रहा है कि राहुल गांधी कुछ करेंगे जी। और किसानों से लेकर के राहुल गांधी तो जनता की राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति नहीं, राहुल गांधी को चिंता भी नहीं है।
कि सत्ता आएगी कि जाएगी, क्या होगा, कुछ नहीं। लेकिन राहुल गांधी उन रामचेत के हाथ से वो चप्पल को सीते भी हैं, कुलियों के दर्द को भी महसूस करते हैं, किसान के खेत में जाकर के धान रोपते हैं, और वो एक ग्रीस के हाथ में पूरा भरा हुआ उसको दरकिनार नहीं करते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, गले से लगाते हैं। तो दस्तकारों का सम्मान, कारीगरों का सम्मान राहुल गांधी तब बने हैं। मोदी जी को 2-4 जन्म लेने पड़ेंगे राहुल गांधी बनने के लिए। तो ये जो रसातल में चली गई है लोकप्रियता मोदी जी की, और राहुल गांधी इस देश की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर के उभरे हैं, यही सबसे बड़ी पराजय है मोदी जी। और जो राहुल गांधी कहते थे कि मेरी आंखों में आंखें डाल करके अगर मोदी जी बात कर लें, मेरे सवाल का जवाब दे लें, वो देखा हम लोगों ने लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद का पहला भाषण, क्या हाल हुआ था मोदी जी का, आप तो सामना भी नहीं करना चाहते। उनके ही घर में घुस करके मारा उसी हिंदुत्व के मुद्दे पर, और बताया कि हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है आप लोग, ना आपसे हिंदू धर्म चलता है, आपने तो हिंदू धर्म का नुकसान ही किया है जी। उसे हिंसक बनाने में, साबित करने में आपने पूरा, आज भी गाजियाबाद में वो हिंदू रक्षा दल है कौन, वो लाठी लेकर के मार रहे थे लोगों को। ये हिंदू धर्म है क्या, या कोई भी धर्म ऐसा हो, जो बांग्लादेश में लोग कर रहे हैं वो इस्लाम है क्या? कोई धर्म ये नहीं कहता है। तो राहुल गांधी आज सामान्य लोगों के साथ, उनके दुख दर्द के साथ, उनकी उम्मीदों के साथ खड़े हुए। आश्चर्य मुझे इस बात का है कि वो जो ब्रॉन्ज जीत करके आई लड़की, निशानेबाज शायद शूटिंग में, वो राहुल गांधी से मिलने के लिए जाती है। अब मोदी जी बेचारे क्या करें, सारी ब्रांडिंग तो उनकी ऐसे ही लोगों से होती थी, तो सारा कुछ फेल हो रहा है। इस वजह से मोदी जी की हालत तो वैसे ही खराब है, साइकोलॉजिकली बहुत खराब, और संख्या भी कम है। और इधर उनके स्पीकर और सभापति वो विकेट गिराने में लगे हुए हैं, तो सामना कैसे करेंगे? और यही वजह है। और राहुल गांधी का सामना तो अब तो आपको करना ही है, मजबूरी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। लेकिन क्या राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे पाएंगे? राहुल गांधी के सवालों से इतना घिर चुके हैं मोदी जी कि अब वो केवल उन बैसाखियों को संभाल करके कुछ दिनों तक चलाना चाहते हैं। ये उनको भी मालूम है कि हम अल्पमत में हैं, और वक्फ बोर्ड संपत्ति वाला ही मामला आप देख लीजिए। इसके बारे में मैं केवल एक कमेंट करना चाहता हूं कि ये जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति का इशू है, दरअसल ये कास्ट सेंसस के मुद्दे को भटकाने के लिए, कास्ट सेंसस में जो अभी प्रशांत जी ने कहा कि चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, अपर कास्ट हो, सबका पता चलेगा ना कि संसाधनों पर किसका कितना कब्जा है। यहां संपत्ति ना पता चल जाए तो साहब आप मुसलमान में उलझा दीजिए कि देखिए इनके पास कितनी संपत्ति, तो इसका भी बता दीजिए। अच्छा है दोनों ही आ जाए, एक ही क्यों हो। लेकिन राहुल गांधी तो पकड़ के बैठे हुए हैं, और उन्होंने वही कहा पार्लियामेंट के भीतर कि हम करवाएंगे उसको, वादा किया उन्होंने। तो अब मोदी जी जाएंगे कहां? समस्या तो यह है कि एक अकेले राहुल गांधी ही पर्याप्त है उनके लिए, और इधर चिराग भी हैं, अब हनुमान भी बेचारे आंख दिखाने लगे हैं, तो क्या होगा उनका। इसलिए जो आपने लिखा ना कि मोदी जी विपक्ष के सामने ही नहीं मजबूर हैं, वो अपने साथ वालों के सामने भी मजबूर हैं कि एक एटीएम कार्ड लेकर के बैठे हुए हैं कि रोज दीजिए उनको, चंद्रबाबू नायडू। तो समस्या तो उनके सामने चौतरफा है, और इसलिए मैंने कहा कई बार मोदी जी आजकल पलायन के मूड में है। वायनाड वो वहां लोगों की दशा देखने के लिए नहीं गए हैं। मोदी जी थोड़ा सा बाहर जाकर के अपने आप को बचाना चाहते हैं, वरना यहां तो स्पीकर महोदय जो हाल कर रहे हैं, उनका सभापति जो कर रहे हैं, और राहुल गांधी के साये से थोड़ा बाहर निकल करके थोड़ा विदेश यात्रा पर भी अभी जाएंगे घूमने उमने, तो वो इस समय इस मूड में है, थोड़ा रिलैक्स करें। लेकिन कब तक करेंगे, सवाल तो ये है
कि राहुल गांधी के सामने आप रिलैक्स करेंगे तो करेंगे कैसे। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच एक खबर और भी है। खबर ये है कि फाइनली राजीव गौबा जी रिटायर हो गए हैं। अब वो 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। फाइनली कह रहा हूँ, क्योंकि वो 2019 से लगातार बने हुए थे और एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिल रहा था। अब राजीव गौबा जो हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, सबसे बड़े नौकरशाह कह सकते हैं वो हैं। उनको अब रिटायर कर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी सरकार ने। और हालांकि वो प्रशासनिक पद है तो प्रशासन ही करता है, लेकिन सरकार का बहुत बड़ा हाथ होता है, इसलिए सरकार का नाम ले रहा हूं मैं। और उनकी जगह पे अब नए अधिकारी 30 तारीख से उस जगह पे बैठेंगे। 30 अगस्त से टीवी सोमनाथन जो हैं ये तमिलनाडु कादर के हैं और 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, जबकि राजीव गौबा 1982 बैच के आईएएस ऑफिसर और झारखंड काडर के थे। और वो लगातार नरेंद्र मोदी के कैबिनेट सेक्रेटरी बने रहे लंबे वक्त तक। कई लोग रहते हैं तो वो भी थे। ये भी एक खबर है और इस खबर को जो प्रशासनिक सेवा और इसमें रुचि लेने वाले लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे कि ये कितनी बड़ी खबर हो सकती है। खैर, आगे आना चाहता हूं और गर साहब आपके पास चर्चा बहुत हम लोग कर रहे हैं और अलग अलग पहलुओं की चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा बांग्लादेश की चर्चा भी हम कर रहे थे, हिंदुस्तान की चर्चा भी कर रहे हैं और राहुल गांधी की चर्चा स्पेशली यहाँ पर इसलिए करना चाह रहा हूँ, जो थोड़ी उनकी बात अभी प्रोफेसर साहब ने बताई। थोड़ा सा मैं चाहूँगा आपसे भी उस विषय में उसको टच करें या आगे बढ़ाएं कि राहुल गांधी की जगह पर अगर कोई और एलओपी होता तब और राहुल गांधी हैं तब, दोनों में क्या फ़र्क है सत्ता पक्ष के ऊपर। क्योंकि हर जगह राहुल गांधी की मौजूदगी भी हम देख रहे हैं और होगी भी, जो भी आ रहा है। मनु भाकर का जिक्र कर रहे थे अभी प्रोफेसर रविकांत जी। मनु भाकर आती हैं, सोनिया गांधी से सबसे पहले मिलती हैं, दीपेंद्र हुड्डा से मिलती हैं, फिर राहुल गांधी से मिलती हैं। राहुल गांधी से जब मिलने उनके दफ्तर में आती हैं तो राहुल गांधी उन्हें बुके देते हैं। राहुल गांधी खुद मिठाई न सिर्फ उनको खिलाते हैं बल्कि उनके पूरे परिवार को खिलाते हैं। ये दृश्य भी हम लोगों ने लगातार देखी है। तो ये सब कुछ जो है ये भी क्या परेशान, ऐसे पिक्चर्स परेशान कर रहे हैं सत्ता पक्ष को। क्या इसका हश्र जो है आने वाले समय में, और जो चुनाव है, क्योंकि अब कल ही जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है राजीव कुमार ने, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये भी हम लोगों ने देखा। तो 4 राज्यों के चुनाव हैं, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और उसके साथ साथ महाराष्ट्र। इसी साल होने ये 4। अगले साल फरवरी में होना है दिल्ली, और मनीष सिसोदिया बाहर हैं। बहुत जल्दी शायद अरविंद केजरीवाल भी आ जाएं। तस्वीर जो है वो आपके सामने रख रहा था, प्लीज अपनी बात। नहीं, वो आपने राहुल गांधी के बारे में कहा, वो विपक्ष के नेता नहीं भी बनते तो भी देश के नेता बन गए थे। वो 2 यात्राओं में जो प्रकट हुआ, आप देखिए ना, जो फर्क आप पूछ रहे हैं कि जो अधीर रंजन थे पिछली बार, उनके कारण कितना डिजास्टर हुआ, मतलब पूरी विपक्ष को कितना डिजास्टर हुआ। जो नियुक्तियां हुई जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन रहता है, उसमें उनका क्या एटीट्यूड रहा, वो क्या एक्सप्लेनेशन देते रहे कि मुझे तो खबर ही नहीं मिली, और वो किस तरह से, और फिर अंत में आपने देखा कि किस तरह से वो यूसुफ पठान से हार गए, वहाँ बंगाल में हार गए जी। तो ये तो बड़ा फर्क है ही कि ये, और राहुल गांधी के बाद जो दूसरे नेता उन्होंने अपॉइंट किया है, वो तो ये गोगोई को किया है, जो गौरव गोगोई को उन्होंने को किया है। तो आप देखिए कि पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी जिस तरह की है वो बहुत ही अद्भुत है, मतलब उसमें तो कोई शक ही नहीं है। और ये पूरा, अगर इसका एक पॉइंट और है जो आपने नहीं जोड़ा, वो ये है कि अगर राहुल गांधी को 100 सीटें नहीं मिलती, 99 सीटें नहीं मिलती, तो फिर राहुल गांधी अगर विपक्ष के नेता बन भी जाते तो भी उनका कोई वो वजन नहीं रहता जो इस समय है। मतलब ये पूरा मामला कुल मिलाकर ये है कि जो इनकी सीटें कम हुई हैं, बहुत सीटें कम हो गई, 63 सीटें बहुत होती हैं, 20% सीटें कम हो गई, और वो जो निर्भरता हो गई जेडीयू पर और टीडीपी पर,
जेडीयू की बात चली है तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपना एनालिसिस बताना जी चाहता हूँ प्लीज। कि जेडीयू पर भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। आपने हाल के महीनों में नीतीश कुमार का मोदी जी के साथ कोई फोटो नहीं देखा होगा कि वो दिल्ली आए हों और उनके साथ मुलाकात का कोई फोटो देखा होगा। ये जो पूरा मामला है ललन सिंह का, जो वक्फ बोर्ड का के अमेंडमेंट का जो समर्थन किया, आपने बीजेपी के भी किसी सांसद को इतना समर्थन करते हुए नहीं देखा होगा, इतने आक्रोश में, कि वो कह रहे हैं कि भाई ये कोई मंदिर का मामला थोड़ी कि मंदिर में हस्तक्षेप हो रहा है या मस्जिद में हो रहा है, मतलब इस तरह से बोर्ड में हो रहा है, धार्मिक स्थल में थोड़ी हस्तक्षेप हो रहा है। वो जिसको कहते हैं ना कि बीजेपी से ज्यादा वफादार, दो चीजें हुई हैं कि जेडीयू का विभाजन हो गया है लगभग इनफॉर्मल, और अधिकतर लोग बीजेपी के साथ हैं क्योंकि नीतीश कुमार का कंट्रोल खत्म हो गया है, जो बिहार की खबरें बताती है। दूसरा ये कि जो संजय झा को जो बनाया है जेडीयू का प्रेसिडेंट, वो भी पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, जो कहा जाता है बिहार में। तो बीजेपी का अब मतलब नीतीश कुमार एक कागजी उसके प्रमुख हैं जेडीयू के, और वो अगले चुनाव तक, बिहार के चुनाव तक जेडीयू की क्या स्थिति रहती है, उनका क्या नियंत्रण रहता है, ये बहुत कहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ बीजेपी जिसको प्रॉप अप कर रही है आगे नेता के तौर पर, वो चिराग पासवान है, और जो पूरी तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ है। और आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार ने, इन्होंने चिराग पासवान ने पूरी कोशिश की थी नीतीश कुमार को हराने की, उनकी दुश्मनी नीतीश कुमार से है। तो बीजेपी और चिराग पासवान ये 2 in 1 है, और पूरा का पूरा बिहार में जो पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन है वो पूरा चेंज हो चुका है। ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो ये वक्फ का मामला हो या जाति जनगणना का मामला हो, ये तमाम चीजें, क्योंकि बीजेपी मूलतः रिजर्वेशन के ही खिलाफ है, तो जाति जनगणना का मामला अगर आगे बढ़ता है बिहार में, तो वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ता है, तो बीजेपी के लिए दिक्कत का काम हो सकता है। अब एक और चीज मैं कह रहा हूं कि ये जो इन्होंने कहा, शायद हमारे प्रशांत जी ने कहा मेरे ख्याल से, कि इनको मंत्रिमंडल से क्यों नहीं हटवा देते हैं नीतीश कुमार, ललन सिंह को, शायद प्रशांत जी ने कहा है। वो हटा ही नहीं सकते, उनकी हैसियत ही नहीं है। आप सोचिए कि जब नीतीश कुमार काम कर रहे थे इंडिया अलायंस के लिए, तब जेडीयू के कोटे से चुने गए हरिवंश जी किसानों के खिलाफ, उपसभापति पद पर बैठे हुए किसानों के खिलाफ कानून पास करवा रहे थे, और वो तब से मतलब नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में, और उनका चुना हुआ, उनके कोटे से गया हुआ आदमी बीजेपी के लिए काम कर रहा है। तो ये नीतीश कुमार के ऊपर कोई भरोसा अगर करना हो या नहीं करना हो, बहुत मुश्किल है इस पूरे मामले में, कि हरिवंश है या संजय झा हैं या ललन सिंह हैं, ये बहुत पावरफुल लोग हो गए आज दिल्ली में, और नीतीश कुमार का उन पर कोई कंट्रोल है बिल्कुल मतलब बिहार के लोग या बिहार की पॉलिटिक्स में लोग मानने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी का जो प्रेजेंस है राजीव जी, वो आगे चल के पूरी पॉलिटिक्स को डोमिनेट करने वाला है, और आप पाएंगे कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी वक्त निकालकर 2 चीजें करें। एक तो ये हो सकता है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को बदल दें, वहाँ मणिपुर में जो बहुत अनपॉपुलर हो गए हैं, और मणिपुर की यात्रा का भी जिम्मा ले लें, क्योंकि ये पूरा का पूरा उनकी प्रतिष्ठा पर, बीजेपी की प्रतिष्ठा पर और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर भारी पड़ रहा है मणिपुर जो है। और आरएसएस ने भी, अगर आपने देखा हो, भागवत साहब ने इस मुद्दे को, मणिपुर के मुद्दे को उठा चुके हैं वो,
जो उसमें जो उन्होंने सरकार की नाकामियों का जो जिक्र किया, उसमें एक आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो बोन ऑफ कंटेंशन में मणिपुर का मुद्दा भी है कि फेलियर रही बीजेपी उस मामले में। तो राहुल गांधी का जो प्रेशर है, वायनाड का प्रेशर कहिए या मणिपुर का प्रेशर कहिए या जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर जो इंडिया अलायंस का प्रेशर है, ये जम्मू कश्मीर में जो पूरा का पूरा चुनाव को लेकर जो स्थिति बन रही है, वो ये जो है महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, इन तमाम जो लोग जो इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं, उनके दबाव के चलते हो रही है। तो अब ये इसमें केवल एक ही फैक्टर है कि जो डीलिमिटेशन का जो मामला जम्मू में हुआ है उसका कितना फर्क पड़ता है, और क्योंकि कई चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन अगर कुछ कर रहा है तो वो प्रधानमंत्री जी की तरफ से उन्होंने जो हरी झंडी मिली होगी तभी वो करवा रहे हैं। क्योंकि जम्मू में जिस तरह की स्थिति है अभी टेररिज्म को लेकर, उसको एक्सक्यूज नहीं बनाना, घाटी को एक्सक्यूज नहीं बनाना और उसके बावजूद चुनाव की तैयारी करना, ये एक बड़ा चेंज मैं मानता हूँ, जो पूरे के पूरे ये 2024 के चुनाव के बाद हमको राष्ट्रीय राजनीति में लग रहा है। ये सही है आपका कहना, ये चारों राज्यों में बहुत बुरी स्थिति है। महाराष्ट्र में तो बहुत खराब हालत है, हरियाणा में भी, और ये विनेश फोगाट के चलते और पूरे प्रकरण के चलते काफ़ी खराब हो गई। दिल्ली में मनीष सिसोदिया के बाहर आ जाने से बहुत फर्क पड़ेगा, पर जो एक आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि वो हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेगी, उन्होंने आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि हम महाराष्ट्र में भी अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये थोड़ी चीज़ें हमको संदेह उत्पन्न करती हैं कि ये विपक्षी एकता को या इंडिया अलायंस को कमज़ोर करने की कोशिशें का तो हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि झारखंड से कोई दिक्कत नहीं है, जम्मू कश्मीर से कोई दिक्कत नहीं है। जम्मू कश्मीर में थोड़ी दिक्कत आएगी कि कांग्रेस को कितनी सीटें देते हैं, वो नहीं देते हैं, पर कुल मिलाकर जो पिक्चर है वो ये बताता है कि बीजेपी के लिए आने वाले दिन थोड़े से नहीं, काफ़ी मुश्किलों के हैं, और ये अगर उसको रिपेयर करने की कोई गुंजाइश तो इन्होंने छोड़ी नहीं है, जो दिख रहा है। क्योंकि अब जो एक खबर आ रही है, पता नहीं आप पुष्टि कर सकते हैं कि राहुल गांधी गुजरात में न्याय यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं जी। तो वो अगर वो सही है तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि वो गुजरात में जाके अहमदाबाद में घोषणा कर चुके हैं कि हम इस बार हराने वाले हैं। तो अगर उनकी प्रायोरिटी में गुजरात भी है और न्याय यात्रा वहाँ अगर है और वहाँ रीशफल करने वाले हैं बहुत जल्दी, गुजरात में पूरा का पूरी कांग्रेस का रीशफल होने वाला है, क्योंकि ये जो खबरें हैं शक्ति सिंह कर नहीं पा रहे हैं, वहाँ वो जिस लीडरशिप को वहाँ लाना पड़ेगा, जिग्नेश मेवानी हैं या और तमाम लोग हैं, ऊपर लाना पड़ेगा। अगर वो ले आते हैं और चीज़ें बदलते हैं, कुल मिलाकर पिक्चर जो है वो थोड़ा सा बीजेपी के काफ़ी खिलाफ जा रहा है। और राहुल गांधी जिस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीज़ों को, वो उसके परिणाम बहुत दूरगामी और काफ़ी अलग किस्म के होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, एक दूरगामी परिणाम और एक प्लानिंग दिखाई दे रही है राहुल गांधी के आगे के जो प्लान हैं वो, और उसके अलावा देश में जो कुछ चल रहा है, नरेंद्र मोदी की भी प्लानिंग होगी, सरकार कैसे बचाया जाए इसकी सबसे बड़ी प्लानिंग उन्हें करनी पड़ेगी, और उसी में वक्फ बोर्ड का मामला जो है वो सबसे पहले उसी प्लान का एक हिस्सा दिखाई देता है, जब पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार को संसद के अंदर झुकना पड़ा और खुद ही ये अनाउंस करना पड़ा कि जेपीसी
को इसको भेज दिया जाए, जेपीसी में भेज दिया जाए, तो सिलेक्ट कमेटी के पास इस बिल को भेज दिया जाए। यहाँ से एक दूसरे गियर में गाड़ी आगे बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी की दिखाई देती है। एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा दीपक जी, क्लोजिंग कमेंट। क्या बहुत कुछ, हम बहुत सारी चर्चा कर चुके, जो भी आप चाहें दीपक जी। जी, मैं आपके उस सवाल पे कहूंगा जो आप कह रहे थे कि राहुल गांधी नहीं होते तो क्या होता। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हम ये मान के चल रहे हैं कि लोकसभा के अंदर जो बढ़ी हुई कांग्रेस की बल संख्या है उसके कारण राहुल गांधी ताकतवर हो गए हैं, लेकिन मुझे स्थिति बिल्कुल ठीक विपरीत लगती है। राहुल गांधी ताकतवर थे इसलिए संख्या बल जो है कांग्रेस का वो जबरदस्त बढ़ा है, सीधे सीधे डबल हुआ है। अगर 2 मिनट के लिए माने कि राहुल गांधी सीन में नहीं रहते तो कौन था जो जयपुर के संकल्प शिविर में कह सकता था कि हाँ मैं 4000 किलोमीटर चलूंगा? वो कौन दूसरा व्यक्ति होता जो कह सकता था कि हाँ मैं 6000 किलोमीटर की दूसरी यात्रा निकालूंगा? वो कौन व्यक्ति था जो होता इनकी जगह पे, जो संसद के अंदर अदानी का फोटो दिखाता, उसके बाद फिर वो सस्पेंड होता, कई तरह के मामले झेलता और उसके बाद भी बड़ी ताकत बनकर वो लौट आता। यहाँ एक पहली बात यह है कि राहुल गांधी लगातार ताकतवर होते जा रहे हैं और आप देखिए कि वो प्रासंगिक होते जा रहे हैं और बहुत तेजी से, बड़ी तेजी से जो है मोदी साहब की, आप चाहे उनके तस्वीरों में उनका जो चेहरा दिख रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय राजनीति में बड़े अलग थलग पड़ रहे हैं। पहले वो पूरा का पूरा केंद्र को संभालते थे भारतीय राजनीति की, वो बहुत तेजी से न केवल अलग थलग पड़ रहे हैं बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति लगातार परेशान होकर एक शेल में चला जाता है, अपने में बैठ जाता है, वैसे एक तरह से वो दुबकते जा रहे हैं। अब उनके पास रही सही जो चीजें मंच रह गए हैं वो रह गया है एक मन की बात और दूसरे जो हम देखेंगे 15 अगस्त को, क्योंकि अब यही 2 मंच ऐसे हैं कि जिन्हें उनके सामने कोई अवरोध नहीं होता, वो जो चाहे वो बोलेंगे। लेकिन मुझे अंतिम बात जो लगती है जिसके बारे में कहना चाहता हूं कि लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को जो कहेंगे उस भाषण के तेवर पिछले 10 जो भाषण हुए उनके उससे एकदम अलग रहने वाले हैं और इससे सीधे सीधे पता चल जाएगा कि मोदी जी जो है वो कितने चिंतित हैं अपने तमाम इन चीजों को लेकर, और इसके बाद जो 4 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं वो कैसे फेस करेंगे, मुझे उसमें बहुत शंका है। आने वाला समय जो है 15 अगस्त के बाद भी बड़ा मजेदार होने जा रहा है राजीव जी, ऐसा मुझे लगता है। जी, इतना प्रेशर मत बना दीजिए नरेंद्र मोदी जी पे कि वो अपने भाषण को भूल जाएं क्योंकि लाल किले के भाषण और वो मैं ही झंडा फहराऊंगा ये तो अब करने जा रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर में है वो कि अब भाषण कैसे दूंगा और क्या कहूँगा, ये पाठ उनको अभी से ना पढ़ना पड़े। लेकिन बहुत शुक्रिया। और राहुल गांधी की भूमिका और उसके बाद उनकी मजबूती, राहुल गांधी की मजबूती ये है कि जैसा गर साहब बता रहे थे कि उनके साथ अभी 99 या आप कहें तो 101 सांसद हैं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थित। और उसके अलावा जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि विपक्ष आज़ादी के बाद सबसे मजबूत है। 237 सीटें विपक्ष के पास हैं, 237, 237 और इंटैक्ट है मजबूती के साथ एक दूसरे। अभी तक ये होता था कि विपक्ष तो है, विपक्ष के और भी ज्यादा रहे हैं, लेकिन विपक्ष है मगर सब टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। यहां एक साथ उद्धव ठाकरे आते हैं, उनसे मिलने इसी दिल्ली में शरद पवार पहुंचते हैं संजय राउत के घर, उद्धव ठाकरे पहुंचते हैं सोनिया गांधी से मिलने, उद्धव ठाकरे पहुंचते हैं उधर सुनीता केजरीवाल से मिलने। तो ये जो तस्वीर है पिछले साल भर में एक अलग कहें तो नरेंद्र मोदी जी के लिए रोज परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। चलिए आगे भी इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। बहुत शुक्रिया गर साहब आपका समय निकालने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी, प्रोफेसर रविकांत जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो बने हुए हैं आप सबका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहता हूँ कि आज से हर सप्ताह साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों पर, वैसे शख्सियत से मुलाकात, सांस्कृतिक गतिविधियां क्या चल रही हैं, किताबें कौन सी नई आई,